चलें स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो है ना आज इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम पीएलओ मैपिंग देख लेते हैं। जो मैपिंग है, फिर ग्रेडिंग क्राइटेरिया कुछ उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो हो जाएगा, और इसी तरह फिर जो है वो कुछ हम इंट्रोडक्शन में जो पहला लेक्चर है उसमें कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें पावर जनरेशन की थ्योरी अगर देखें हम, तो इसके अंदर ये मैपिंग जो है ना रिवाइज हुई है, ठीक है। तो वैसे आपको ये एमसिस में नज़र आती है ये लेक्चर प्लान, जिस तरह ये आपको एमसिस का जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर लेक्चर प्लान ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं आप, आपके पास एक्सेस होती है। अच्छा चले, अगर है तो वो लेक्चर प्लान वहाँ से मैंने उधर से की है, लेकिन उसमें जो मैपिंग है, अगर आपको यहाँ ये मैपिंग नज़र आ रही है पिछले सेमेस्टर की जो मैपिंग है पावर जनरेशन थ्योरी की, तो इसकी मैपिंग जो है ना वो चेंज हुई है। वो चेंज जो है वो मैं आपको वो वाली पीडीएफ ये अभी जब आपका एंड होगा, मतलब क्लास, तो एमसीएस पे इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें तो CLO 1 2 3 हम कवर कर रहे हैं इसमें थ्योरी के अंदर। तो CLO 1 जो है comprehends and distinguishes between the basic concepts and operation of different types of power plants, ठीक है। तो इसमें PLO 1 आएगा। PLO 1 क्या है भला? PLO 1 इंजीनियरिंग नॉलेज ही है ना, PLO 1 है। PLO 1 क्या है भला? ये सारे PLO 1 तो आपको हेडिंग तो इंजीनियरिंग नॉलेज है, लेकिन मैं सारे ओपन ही करके एक दफा आप दिखा दूं ना। आप देखें, अगर आपके पास है तो आप मुझे वो जो बाहर लगे हुए हैं हर जगह, उसकी मुझे तस्वीर भेज दें। नहीं है? नहीं है? हाँ, इंजीनियरिंग नॉलेज ही है ना। कर दिए। ले आए अभी? ये ठीक है, ये हमारे हैं PLOs। तो इंजीनियरिंग नॉलेज है, ठीक है। इसके वो वैसे तो जो डिटेल है ना इसकी हेडिंग्स के नीचे, वो नहीं है आपके पास? इंजीनियरिंग नॉलेज के अंदर भी आता है ना कुछ। तो ये हमारा PLO 1, ठीक है। तो comprehends and distinguishes ये जो वर्ड कीवर्ड्स है ना, comprehend and distinguishes, ये C2 लेवल है आपका, टेक्सोनॉमी लेवल C2 है। ये पीसी वाले आते हैं फिर आपसे पूछते हैं तो ये C2 क्या चीज है, कोई बता सकता है वैसे?
सी क्या है वैसे, C2 C4 सी, ये चले ए है, सी जो है ए है, सी है, और तीसरा कौन सा है जी? अच्छा अच्छा ठीक। तो ये सी जो है वो कॉग्निटिव है, C2 है तो इसका मतलब छोटा लेवल है, C1 2 3 इस तरह कितने हैं मैक्सिमम, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम इसके जो है वो टेक्सोनोमी लेवल ये है असल में। आप देखिए तो इसमें इफेक्टिव है, ए फॉर इफेक्टिव, ठीक है। तो A1 A2 A3 A4 A5, कोई आपसे पूछ ले कि इफेक्टिव जो है वो डोमेन A1 से कहाँ तक है उसका लेवल, तो A5 तक है, आपने याद रखना है, ठीक है, इफेक्टिव A5 है। अच्छा कॉग्निटिव C है, तो ये C1 से शुरू होता है और C6 तक जाता है। C6 का मतलब है अगर क्वेश्चन आपको कोर्स में C6 से पूछा जाता है, इसका मतलब सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना। C1 होगा तो बिल्कुल प्राइमरी लेवल का होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप देखें यहाँ, तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि पहला जो CLO है उसमें C2 लेवल है। C2 का मतलब है कि आपका जो कॉग्निटिव, अच्छा अफेक्टिव कॉग्निटिव और साइकोमोटर, ठीक है। तो अफेक्टिव जो कॉग्निटिव है वो आपका इंटेलेक्ट ब्रेन से लिंक है, ये इंटेलेक्ट है, ठीक है। कॉग्निटिव इसको आप ब्रेन कह लें, ठीक है। तो आपकी ब्रेन की टेस्टिंग जो है ना वो कॉग्निटिव से होगी कि आप कितना उसको नॉलेज क्या है, आपको उसके वाले से उसका एनालिसिस क्या है, ब्रेन से आप जो काम करते हैं। और जो ए होगा अफेक्टिव होगा, आपका एटीट्यूड क्या है, इफेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टास्क, आपका एज अ टीम वर्क या बाकी चीजें जो है ना वो सारी आएंगी, ठीक है। तो अब जो है वो जो पहले 3 PLO है ना, पहले 3 PLO ये देखें आपको, फर्स्ट 3 PLO नजर आ रहे हैं, इंजीनियरिंग नॉलेज, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस। ये 3 PLO अभी, ये वैसे हर यूनिवर्सिटी का अपना रूल है, हमारी यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ, हमने जो डिसाइड किया है ना वो ये किया है कि अभी के पहले 3 PLO जो है ना वो कॉग्निटिव में आएंगे, ठीक है। तो यानी पहले 3 PLO जो है वो आपको कॉग्निटिव, तो अगर आप देखें तो ये देखें CLO 1 और 2, CLO तो सिर्फ 3 ही है ना, तो ये कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं। कोर्स लर्निंग आउटकम क्या है, यानी जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो CLO 1 का हमने टारगेट ये अचीव करना है, और जो हमारा CLO 2 का टारगेट है एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज अंडर वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशंस। ये हमने टारगेट अचीव करना है ओवरऑल इस लेक्चर इस मतलब कोर्स के बाद, थ्योरी के। अच्छा इसी तरह CLO 3 जो है कंपेयर एंड रिलेट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स। ये हमारा तीसरा टारगेट, ये कोर्स लर्निंग है कि CLOs, आपने देखा भी होगा कि आपके MCS पे आ रहा होता है कि आपका CLO CLO ही आता है ना वो आपका कोर्स में, और कम्युलेटिव सिर्फ CLO शो होता है, PLO तो नहीं होता, PLO तो नहीं होता ना, हाँ यस वेरी गुड। तो CLO ही आएगा, तो वो आपके कोर्स के आखिर में वो लिखा होता है कि CLO, अभी आपने वो रजिस्ट्रेशन भी, आप तो रजिस्ट्रेशन लगा दिए, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी अगले सेमेस्टर की जब तक आप वो पिछला, क्योंकि आप फीडबैक नहीं देते, टीचर अगर आपको कहता है कि ये आपका, तो वो ऑनलाइन आपने इसको एक्नॉलेज करना होता है, तो कई स्टूडेंट नहीं करते। अच्छा इसमें ये कोर्स लर्निंग आउटकम्स हो गई। अच्छा प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स ये है कि PLO 1 2 7, यानी आपने अगर पावर जनरेशन थ्योरी पढ़ ली इस कोर्स में, तो आपका क्या होगा, PLO 1 2 और 7 आप अचीव करेंगे। तो PLO 1 2 और 7 अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग नॉलेज होगा आपको डेफिनेटली। अच्छा उसके बाद प्रॉब्लम, दूसरा कौन सा है, हाँ PLO 2 प्रॉब्लम एनालिसिस, और तीसरा है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये 3 प्रोग्राम ये हम कैसे जज करेंगे, ये तो आपका अभी नहीं कर सकते, ये तो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं। ये आप जब फील्ड में जाएंगे, अगर ये 3 चीजें आपने फील्ड में अप्लाई की और इसके रिजल्ट्स आए, तो हमें फीडबैक आया कि भी हमारे जो लिमनाई है उन्होंने ये चीजें जो है वो अप्लाई की हैं, और PLO 1 2 7 की कोई प्रैक्टिकल हमें जो भी है हम सर्वे करेंगे, या जो जिस तरीके से भी आपका फीडबैक जो है ना, एलिमनाई हमारी एसोसिएशन बनी हुई है, किसी ने ज्वाइन की हुई है हमारी यूटेक्सला की एलिमनाई एसोसिएशन है, उसकी मेंबरशिप भी होती है। IEEE की है मेंबरशिप आपने की हुई? IEEE में तो एक्टिव नहीं है, कोई नहीं, अच्छा साइड में है, अच्छा ठीक है ठीक। तो ये जो है ना आपके 3, तो ये आप जब फील्ड में जाएंगे तो हम आपका सर्वे से आपके साथ कांटेक्ट करके, या कोई और फीडबैक फॉर्म किसी ना किसी तरीके से, या जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हमारे यूथ फॉर एग्जाम्पल PMO है, या डिफेंस के अदारे हैं, या फिर जो प्राइवेट अदारे हैं, तो उनसे हम कहेंगे कि यूथ टेक्सला के जितने फॉर एग्जाम्पल आपका 2K19 सेशन के, या वैसे
ओवरऑल कि भी यूनिवर्सिटी के इस सेशन से इस सेशन तक आपके पास कितने हैं, उससे हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट हो सकता है। फिलहाल ये इसको मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब इट्स नॉट मोर इफेक्टिव। तो अच्छा, उसके बाद अब आपको मैंने बताया कि पीएलओ जो 1 से 3 है ना, ये हमने कॉग्निटिव में डाल दी। अच्छा, उसके बाद पीएलओ 4, 5 डाल दिया है लैब्स में, साइकोमोटर में। साइकोमोटर का मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो लैब्स में चूंकि हैंड्स ऑन ही होता है एक्सपीरियंस, चाहे वो सॉफ्टवेयर भी कर रहे हैं तो वो भी आपकी प्रैक्टिस ही है। असल में लैब का मकसद ये है कि प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल से रेलिवेंट हमने पीएलओ 4 और 5 और एक मेरे ख्याल पीएलओ 10 भी है। तो अगर हम देखें तो ये देखें पीएलओ 4, 5 और 10, 4, 5 और 10, ठीक है। ये हमने क्या किया है कि ये लैब्स के अंदर होंगे। आप समझे कि साइकोमोटर है, ये साइकोमोटर है डोमेन, ठीक है, साइकोमोटर। अच्छा, इफेक्टिव हर जगह रहेगी, थियरी में भी, और इफेक्टिव जो है ना वो उसका एटीट्यूड का जो है हम वो रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मेन चीजें बता रहा हूँ, पीएलओ 1 से 3 जो है वो कॉग्निटिव में आएंगे, और सारे थियरी के कोर्सेज आपके कॉग्निटिव में फॉल करेंगे। और कॉग्निटिव का लेवल क्या होगा? वो लेवल आपका कॉग्निटिव का C1 से लेके C6 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं ना, ये फॉर एग्जांपल ये देखिए मैपिंग की है ना हमने थ्योरी की, इसमें ये C2 है ना, तो कंप्रीहेंड्स एंड डिस्टिंग्विशेस, ये C2 से उठाया होगा, पक्की बात है, C2 से। कंप्रीहेंड, ये देखे ना, कंप्रीहेंशन, यहाँ से उठाया वर्ड, ये वर्ड्स है ना इसमें, कंप्रीहेंशन। और दूसरा क्या था? दूसरा है डिस्टिंग्विशेस, वो भी इधर ही से होगा, ये डिस्टिंग्विशेस, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स कुछ दिए हुए हैं, ये एक हायरार्की बनी हुई है कि इन इन कीवर्ड से आपने मतलब उसको रिलेट करना है। तो ये C2 कॉग्निटिव लेवल है, ठीक है। पूछ ले तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, साइकोमोटर देखें, साइकोमोटर डोमेन क्या है? P1 से लेके P7 तक। अब याद करने का तरीका यही है, इसके 5 है, इसके 6 है, इसके 7 है, बस तरतीब याद रखिए। ए, क्योंकि लेटर ए पहले आता है, सी बाद में आता है, और पी आखिर में आता है। तो अब आपको भूलेगा नहीं। कोई भी आपसे ये अगर ये कोई पूछ ले कि इफेक्टिव कितने हैं, टेक्सोनोमी, इसको कहते हैं टेक्सोनोमी लेवल, इसका नाम है ब्लूम, बीटी भी कह देते हैं, बीटी, ब्लूम टेक्सोनोमी डोमेन्स, या वो कह दें कि टेक्सोनोमी लेवल या बीटी लेवल्स या बीटी जो है वो कितने हैं। तो आप इफेक्टिव का कोई पूछे तो आपने कहना 5 है, और ज़बानी है बस, कोग्निटिव है तो 6 है, साइकोमोटर है तो 7 है। अच्छा, हमारा जो है वो अब ये हर कोर्स में डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल देखें तो हमारे इधर थ्योरी के अंदर अफेक्टिव का मैक्सिमम लेवल क्या है? A4 है। तो अब आप देखें A4, हम A5 है मैक्सिमम, लेकिन हम A4 तक जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, A4 में देखें ऑर्गेनाइजेशन, कंपेयर, रिलेट्स, सिंथेसिस, ठीक है। तो अब आप देखें इसके अंदर कंपेयर आया हुआ है, ठीक है, कंपेयर एंड रिलेट आया हुआ ना। तो इसमें कंपेयर ये आ गया और रिलेट, ये दो कीवर्ड यहाँ से उठाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल आ गया है। तो ये देखें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, तो ये वो PLO 7 है, तो इन्वायरमेंट के साथ रिलेट किया हुआ है, ठीक है। ये चूंकि हम उनको रिलेट करना होता है अंदर। वैसे इफेक्टिव तो इसका ये है कि वो जो रिलेट किया है उसी तरह मतलब उसको डील करें। तो ये आ गया। अच्छा, मैंने बताया इफेक्टिव आपका एटीट्यूड, यानी हार्ट से फीलिंग है। हार्ट जब आएगा तो आपका इफेक्टिव आएगा, हार्ट, ठीक है ना, हार्ट या फीलिंग, और इससे एटीट्यूड से। और इसके बाद जो है दूसरा, आप देखिए कंपेयर और रिलेट करना है आपने। तो आप कैसे करते हैं, मतलब तो डिफरेंट इम्पैक्ट्स आपको बताए जाएं और उसको कंपेयर करें, तो आपका जो एटीट्यूड है उसको हल करने का, इसको इफेक्टिव में आएगा। और कॉग्निटिव का आप ये लेवल। अच्छा, कॉग्निटिव देखिए पहला लेवल C2 है, कंप्रीहेंड, इसमें। और अ, दूसरा जो CL है उसमें हमने एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज अंडर वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो C4 है, C4 देखें अगर, तो C4 में आप देखें तो इसमें एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट, अच्छा एनालाइज ही आया होगा इधर C4, ये एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस जब आएगा किस चीज का, तो वो आपका C4 में आएगा, ठीक है। एक ही उठाया मगर C4 एनालिसिस, और क्या है, हाँ C4 एनालिसिस एक ही है, ठीक। इस तरीके से ये रिलेट हो रही है, ठीक। अच्छा, ClO3 भी हो गया। अच्छा हाँ, उसके बाद देखें जो आपके PLO 4, 5 और 10, ये सारी लैब्स के अब सेम हो गए, पहले तो आगे पीछे थे। अब सारी लैब्स के आपको देखेंगे PLO 4, 5 और 10 में आपका कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है ये आपकी जो है ना वो, उससे कम्युनिकेशन को नीचे पढ़े ना तो रिपोर्ट्स या इस तरह का आता है, तो मैनुअल जो है आपके यहाँ
जो लैब के टास्क, जो आपकी प्रेजेंटेशन है या प्रोजेक्ट करते हैं उसकी, तो ये सारे उसमें आएंगे। PLO 4, 5 और 10 आपके साइकोमोटर में आ गए, यानी उसमें लैब्स 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 में चले गए हैं ये। उसमें साइकोमोटर और फैक्टर दोनों होंगे, और पहले पहले से 3 जो है वो PLO थ्योरी में आएंगे, और थ्योरी में कॉग्निटिव और अफेक्टिव होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद बाकी जो है 6 से लेके आगे 12 तक, इसको ए में डाला है वैसे ओवरऑल, जनरली ए में डाला है कि अफेक्टिव डोमेन में अंदर ये आएंगे। अच्छा, अब ये तो थ्योरी। अच्छा, थ्योरी में एक चीज और भी थी कि अपने क्या नाम है, अटेंडेंस के हवाले से जो है ना, चूंकि रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई है, तो अटेंडेंस के हवाले से यह है कि जिसकी अटेंडेंस 75 का मतलब 4 अटेंडेंस ना, 4 अटेंडेंस होगी तो वो तो बैठ सकता है। तो आपको साथ साथ अटेंडेंस, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की 4 हो गई है तो उसको अलार्म करना है, तो ये CR नहीं करना है, ठीक है। CR की तरह नहीं है अब तक, नहीं है, हाँ नहीं है, तो आपने बताना है, ठीक है। तो CR ने आपने अटेंडेंस भी खुद ही लेनी है, और लेके इसको आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, और ये रिकॉर्ड सारा CR को देना है। वो आखिर में जिस टीचर ने मांगा, फैसल साहब मांगे या जो भी, तो आपके पास होगा, ठीक है। तो CR ना आया तो उसका एक्टिंग CR। तो एक तो अटेंडेंस 75%, ठीक है। और उसके बाद अगर 5वीं अटेंडेंस अगर आप करते हैं तो उसमें एब्सेंट होती है, तो वो फिर 65 हो जाएगी, या जितनी भी होती है वो 70। वो चेयरमैन साहब उसको वो कर सकते हैं, मतलब फिर आपको जाना पड़ेगा उधर। अगर 5 एब्सेंट हो जाती हैं तो आपको चेयरमैन साहब से अप्रूव करना पड़ेगा। 5वीं अटेंडेंस चेयरमैन साहब कर सकते हैं। 5वीं के बाद जितनी भी एब्सेंट होगी तो वो चेयरमैन के पास भी इख्तियार नहीं है, ठीक है। पता नहीं किसके पास। तो वो फिर ये है कि वो वो फिर आपका, आप पेपर में नहीं बैठेंगे, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से बता रहा हूँ, फिर हो सकता है किसी टाइम अप्लाई हो जाए तो फिर आप परेशान हो जाए। ठीक। तो इसलिए आपने उसको इस चीज को इंश्योर करना है कि आपकी एब्सेंट जो है वो, उनसे कोऑर्डिनेशन रखें। CRC अटेंडेंस लगा रहे हैं ना, तो ये टोटल जो है वो कैलकुलेट, इसको कोई एक्सेल में या किसी में डालें ताकि रिकॉर्ड को, क्या ख्याल है, इस तरह करेंगे ताकि रिकॉर्ड इनको पता चलता है मेरी इतनी एब्सेंट है। वो रोजाना मतलब अगले लेक्चर में इनको पता होगा जो 2 लेक्चर में नहीं आया उसकी 2 एब्सेंट, कैसे पता चलेगा ये। अच्छा, अच्छा ऐसे ही होता है, ठीक, ठीक। अच्छा चलें फिर, तो ये एब्सेंट आप ये शेयर भी कर देंगे, लिस्ट ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि लोगों को पता हो। सारी उसमें ग्रुप में शेयर होती रहेंगी ना, तो ये है कि लोगों को पता चलता रहेगा पीछे कितनी किसी। अच्छा, उसके बाद ये है कि दूसरा ये था कि स्टूडेंट्स जो है ना वो एक और भी फीडबैक आया कि जो क्या नाम है, स्टूडेंट्स के अंदर ये थोड़ा सा है, वो माइंडसेट बन गया है कि भाई हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें तो A नहीं आ सकता, और चाहे बिल्कुल ना पढ़े तो फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये माइंडसेट जो है ना वो खत्म किया गया है इस दफा। तो उन्होंने ये कहा कि चाहे सबके ए आ जाए, यानी 70 से नीचे ए नहीं देना, 70 से ऊपर ए होगा, 70 से नीचे ए नहीं होगा। 70 जी, हाँ, और कहते सारी क्लास फेल हो जाए तो कोई मसला नहीं, चाहे सारी क्लास, हिस्टोग्राम का उन्होंने कहा बिल्कुल कोई मसला नहीं है, हिस्टोग्राम जो सेट करनी, चाहे सारी क्लास 40 से नीचे पास नहीं होगा, तो 40 से नीचे जो है वो, चाहे सारी क्लास 40 से नीचे वो फेल कर दे, ठीक है। 39 वाला फेल है, ठीक है, हाँ सारे फेल है, तो 40 से नीचे फेल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 70 से नीचे ए नहीं होगा। अगर 70 से ऊपर सारे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो टीचर अगर आपका सेट कर देता 70 तो वो सारे भी ए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है सारे, यानी इसलिए आप ये एफर्ट के भी बिल्कुल नहीं करने के भी ए आना ही कोई नहीं, या फेल होना ही कोई नहीं, तो एफर्ट ही नहीं करनी। तो ये चीज इसको जेहन से निकाल दें, इस दफा अच्छी तरह निकालना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा C2 हो गया, कॉग्निटिव इफेक्टिव भी हो गया, ठीक है। इफेक्टिव के बाद अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखें फॉर एग्जाम्पल ये सैंपल के तौर पे 3 क्वेश्चन, 3 CLO से, CLO1 है, CLO2 है और CLO3 से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये CLO1 है तो PLO1 से है, और C2 यानी ये पहला वाला, इससे क्वेश्चन दिया। इसी तरह आपको क्वेश्चन इसी तरह उठाए जाएंगे, एक से फिर दूसरा तीसरा ऐसा। अच्छा, तीसरा दूसरा जो है वो 10 नंबर का क्वेश्चन है CLO2 से, और PLO2 है और C4 है। और क्वेश्चन नंबर 3 5 मार्क्स का है CLO3 से, और ये देखें इसमें PLO7 है और A4 है।
अब आप देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, राइट क्रिस्पी शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, योर आंसर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 3 लाइंस, नेगेटिव मार्किंग विल बी डन इन केस ऑफ ओवरराइटिंग। ठीक है, तो ये फैसल साहब ने बनाया हुआ है, तो ये आपने इसको इसी तरह का पैटर्न होगा। एक्सप्लेन इन पॉइंट्स द एडवांटेज ऑफ कंबाइनिंग ब्रिटन एंड रैंकल साइकिल एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट्स। ठीक है, एक्सप्लेन इन पॉइंट्स, ऊपर क्या, कंपेयर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेसिक कांसेप्ट्स। ठीक है, कंपेयर एंड डिस्टिंग्विशेस, तो ये एक्सप्लेन एडवांटेजेस है। ठीक है, एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ सोलर पीवी ओवर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है, उसके मेरिट्स क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कट एंड, ये देखा डिस्टिंग्विश एक्सप्लेन। अब देखें इसमें ये डिस्टिंग्विशेस, ठीक है, ये एक्सप्लेन में मुझे लगता है इधर से लिया होगा, C2 में देखें एक्सप्लेन है, ये देखें एक्सप्लेन है। ठीक है, तो ये C2 से वो वर्ड भी उधर से उठाया है। ठीक है, क्वेश्चंस भी अब इसी तरह होंगे, पहले नहीं था इतना, थोड़ा अब थोड़ी इसको मजीद वो रिवाइज किया है। तो ये एक्सप्लेन, तो ये देखें आपने एक्सप्लेन लिखा नजर आया, एक्सप्लेन डिस्टिंग्विशेस नजर आ रहा है, वो उसी में से डिस्टिंग्विशेस। ठीक है, ये डिस्टिंग्विशेस, तो ये इस तरह इधर से कीवर्ड आएंगे, C2 है तो C2 से आएंगे। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कट इन, कट ऑफ एंड रिलेटेड स्पीड ऑफ विंड टरबाइन, ये विंड से है, ये सोलर से है, ये किससे है, ये थर्मल से है, ऐसी है ना। अच्छा, इसी तरह देखें डिस्टिंग्विश बिटवीन पैराबोलिक ट्रफ एंड लीनियर सोलर थर्मल, ये भी तो सोलर का हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया, C2 लेवल है, छोटा लेवल है। अब C4 का थोड़ा मुश्किल होगा, देखिए, तो एनालाइज द पावर जनरेटिंग, एनालाइज आएगा। ठीक है, तो एनालाइज चूंकि वो हमारा कीवर्ड है टेक्सोनोमी लेवल में, एनालाइज अ पावर जनरेटिंग स्टेशन which has a maximum demand of 20 मेगावाट, लोड फैक्टर ये है पावर, तो प्रॉब्लम दिया है और उसमें निकालना क्या है, डेली एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, रिजर्व कैपेसिटी निकालनी है, मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस डेली। ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी अगर प्लांट जो है वो फुली लोडेड है और रनिंग आर, तो ये कंडीशंस है। ये क्वेश्चन 2 हो गया, थोड़ा सा मुश्किल है ना, C4 है। अच्छा, इसके बाद देखें क्वेश्चन 3, ड्रा कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन आ गया। ठीक है, ड्रा कंपैरिजन, ड्रा भी मेरे ख्याल शायद इसी से लिया हो, A4 है ना, नहीं वो ड्रा नहीं, बस वो कंपैरिजन, कंपेयर। तो ड्रा कंपैरिजन बिटवीन द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ कोल एंड गैस पावर प्लांट्स एंड प्रपोज द बेटर आउटपुट। ठीक है, तो आपने कंपैरिजन करना है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है कोल का और गैस पावर प्लांट्स का, और इनमें से बेटर बताएं कि कौन सा बेटर है। तो ये आपका A4 से PLO7, चूंकि इन्वायरमेंट से रेलिवेंट है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल जो एमिशन है, क्लाइमेट चेंज, तो उसमें ये चीज आ जाएगी। ठीक है, लैब का तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतने। तो ये हमारा थ्योरी का हो गया। ठीक है, टेक्सोनोमी लेवल भी हमने देख लिया और हमारा ये PLO भी हो गया। अच्छा, अब हम लेक्चर प्लान अगर की जाए तो लेक्चर प्लान आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाएंगे तो ये लेक्चर प्लान पे क्लिक करेंगे ना, जो PG थ्योरी है फर्जबली ये, इस पे क्लिक करें तो ये आपका उधर से आप डाउनलोड खुद भी कर सकते हैं, ये मैंने भी उधर से किया। अब इसमें ये जो PLO है, शुरू में CLO, ये चेंज हो गया, ये मैंने जो चेंज बताया वो है, ये नहीं है। ठीक है, तो इनको आपने इग्नोर कर देना, ये वाला पहला, इस ये चेंज हो जाएगा, उधर उधर भी हम चेंज कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसको इग्नोर कर दें। अच्छा, लेक्चर में देखें तो लेक्चर हमारा, ये देखें लेक्चर प्लान में हमारा ये 16 लेक्चर्स प्लान इधर अवेलेबल है। थोड़ा सा इसको देख ले, थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहेगा, लेकिन ये समझे कि तकरीबन पैटर्न यही होगा। ठीक है, ये पिछले सेशन का है, जो पिछला सेशन। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ जनरेटर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर जनरेशन सिनेरियो इन पाकिस्तान। ठीक है, ये आज का लेक्चर है, लेक्चर 1। अच्छा, लेक्चर 2 है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, पावर स्टेशन स्ट्रक्चर एंड लेआउट, टाइप्स ऑफ टर्बाइंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हाइड्रो टर्बाइंस जो है, जो डिफरेंट टाइप्स की होती है हाइड्रो टर्बाइंस, पानी से बिजली जो हमने जनरेट करते हैं, तो वो हमारा ये लेक्चर 2 में हम हाइड्रो को कवर करेंगे, लेक्चर 1 में ओवरऑल। अच्छा, लेक्चर 3 होगा अरेंजमेंट्स एंड लोकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस, टाइप्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स एंड डैम, characteristics of generators, cost of hydroelectric stations, status of hydroelectric power plants in Pakistan। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ओवरऑल सिनेरियो उसका, फिर ये सारी डिस्कशन, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक का क्या स्टेटस है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। अच्छा, लेक्चर 4 है एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अब यहाँ जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ एग्जांपल्स, जिस तरह आपने देखा कि इसके अंदर आपको जिस तरह ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 था,
तो क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह ये आया है क्वेश्चन, तो इसी तरह ये प्रैक्टिस जो है ना इधर लेक्चर 4 में सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा, उसके बाद ये हाइड्रो जो है वो हमारा कवर हो गया। देखिए पहले दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरे, तीसरे, चौथे में हमने हाइड्रो कवर किया 3 लेक्चर्स में। और उसके बाद लेक्चर 5 में जाएं तो इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ अ स्टीम स्टेशन, प्लांट लेआउट, रैंकन साइकिल एंड टाइप, ये थर्मल पावर प्लांट्स हो गए ना। तो टाइप्स ऑफ बॉयलर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम टरबाइन, ठीक है। तो ये हमारी थर्मल शुरू हो गया। अच्छा, डिजाइन ऑफ स्टीम पावर प्लांट लेक्चर 6 है, ठीक है। ये स्टीम पावर प्लांट का डिजाइन है और फिर उसका सिनेरियो पाकिस्तान में स्टीम पावर प्लांट से कैसे होते हैं, फिर उसके प्रॉब्लम्स, हाइड्रो स्टीम पावर प्लांट रिलेटेड टू हाइड्रो स्टीम। तो चलिए हाइड्रो बीच में शामिल है, मेरे ख्याल में शायद गलती से भी हो सकता है, तो स्टीम पावर प्लांट्स के एग्जांपल जो हो सकता है हाइड्रो भी बीच में शामिल कर दे। तो ये हमारा पहले दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर हाइड्रो पे हो गए। 4, 5, 6, 5, 6, 7 जो है वो थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कवर हो गया थर्मल। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेक्चर 8, ये भी अभी थर्मल ही चल रहा है, ठीक है। डीजल इंजन है, फिर लेक्चर 9 गैस टरबाइन है, और ठीक है, फिर न्यूक्लियर है। अच्छा, डीजल इंजन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये सारा हम इसमें डीजल इंजन में काम करेंगे। उसके बाद लेक्चर 9 देखें, गैस टरबाइन पावर प्लांट्स का डिटेल हम जो है वो उसका लेआउट और सारा वो देखेंगे। और गैस पावर प्लांट्स इन पाकिस्तान ये देखेंगे। पहले स्टीम था, थर्मल ही चल रहा है, पहले स्टीम था, फिर गैस आ गया, डीजल आ गया, गैस आ गया, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर के अंदर सारा उसकी डिटेल, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि प्याज में मास्टर करके मैं कह रही है इधर ही न्यूक्लियर में भी शायद ऑप्शन होते हैं, ऐसी है ना। कंपैरिजन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्टर, इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर, ये सारा पाकिस्तान में क्या स्टेटस है, न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम भी इसी के अंदर डाले हुए, अलहदा से नहीं डाले, ठीक। ये न्यूक्लियर आ गया। तो ये सारा हमारा, ये 2 न्यूक्लियर के हो गए। उसके बाद ये पीछे देखें तो आपका थर्मल शुरू था, थर्मल में स्टीम और गैस टरबाइन 2 चीजें, और ये डीजल इंजन, ये सारा। अच्छा, उसके बाद अगर आप आगे देखें तो अब हमारा लेक्चर 12 से सोलर शुरू हो गया, फोटोवोल्टेक, इंट्रोडक्शन, फोटोवोल्टेक सर्किट, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, मैक्सिमम एमपीपीटी, मैक्सिमम पावर प्लांट ट्रैकिंग, सोलर सेल मॉड्यूल, टाइप्स एंड ऑप्शन ऑफ फोटोवोल्टेक सोलर, ठीक है। ये सारा हमारा सोलर का हो गया। इसी तरह सोलर थर्मल हो गया, सोलर फोटोवोल्टेक, और उसके बाद सोलर थर्मल जो है इंट्रोडक्शन, सोलर कंसंट्रेट, ये सारा जो है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जब लैब करेंगे तो हम क्या करेंगे इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम जब ये काम कर रहे होंगे हाइड्रो का, तो लैब में हम क्या करेंगे, तो लैब में हाइड्रो से रिलेटेड लैब करेंगे। और हाइड्रो के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रो के लिए हमारे पास मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ हाइड्रो की टर्बाइंस है, वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। सिविल डिपार्टमेंट में है, उधर जाएंगे हम। और उसके बाद फिर हम विजिट करेंगे, ये बाहर जाए ना तो क्या नाम क्या उसका, हाँ हाँ हाँ, उधर क्या उसका नाम भूल गया। वो हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, बंद ही पड़ा था, पिछली दफा हम गए थे, मोटरसाइकिल में गए थे, ऐसे कोशिश करेंगे इस दफा इनको कहेंगे बस दे दें, नहीं तो फिर लड़कियां रक्शे पे अपने पैसों पे और आप मोटरसाइकिल पे एक तो वो इधर चले जाएंगे, तो जाके तो हम जो है ना वो देख के आएंगे उसके पानी से बिजली कहता है। ये जब आप लेक्चर पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लैब में एक विजिट ही होगा हमारा बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मैं और देख के आया हूँ खानपुर डैम में, खानपुर डैम में ना उससे पहले वहां भी उन्होंने बर्फ की फैक्ट्री लगाई हुई है। तो खानपुर की जो नहर आ रही है ना, उस नहर के आगे उन्होंने वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके तो उससे बर्फ का कारखाना चला रहे हैं। वो यकूब साहब हैं, उनसे मैंने बात की है अभी, तो अगर उन्होंने टाइम दे दिया हमें तो हम वो बर्फ के कारखाने में जाएंगे। वो खानपुर थोड़ा दूर है, तो फिर देख लें, अगर इन्होंने रूट छूट ना दिया तो फिर एक लैब उस पे होगी, ठीक है। हाँ, जो मर्जी करवाया, आप नहीं करवाना। तो वो फिर जो है ना वहां पहुंचेंगे, और वहां एक हम हाइड्रो के 2 विजिट हमारे ये हो जाएंगे, ये लोकल ही है चूंकि ये तो मुझे पता है ना। बाकी हाइड्रो का तो था कि भी जैसा तरबेला डैम, मंगला, वैसे वो आप के विजिट वैसे जाते हैं, आप भी गए अभी तक नहीं, किधर गए थे, गाजीपुर था गए थे, हाँ। और बस आप गए हैं, ठीक है। तो
चले ये आपका हो गया, ठीक है। तो हाइड्रो का हो गया। उसके बाद जब थर्मल आएगा तो थर्मल का हमारे पास ऑप्शन अभी फिलहाल लैब्स में हाँ है रैंकन साइकिल, ठीक है। तो इसके अंदर रैंकन साइकिल कहीं होगा, किधर लिखा हुआ है रैंकन साइकिल? तो थर्मल के हमारे एक्सपर्ट हैं वहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो लास्ट टाइम मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक लेक्चर दें, क्योंकि काफ़ी उनका वास्ट एक्सपीरियंस है थर्मल में। और पाकिस्तान में थर्मल की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बॉयलर इंजीनियर नहीं जिसको कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल के भी उसका रोल होता है। तो वो आपको बड़ा अच्छा जो है मोटिवेशन लेक्चर देंगे थर्मल पे। तो उसके बाद वो आपको जॉब्स के सिनेरियो बताएंगे कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अगर आप इसी में कर लें तो इसकी जॉब बड़ी कभी, और वहाँ क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स रखते हैं लैब्स में। छोटे छोटे मॉडल वहाँ पड़े हैं लेकिन चलते मेरे ख्याल चलाया तो नहीं था लास्ट टाइम, इस समय देखें कोई ऑपरेशन हुआ, वरना कुछ मॉडल पड़े हैं वहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। उनको हम देख लेंगे। वैसे वो ब्रीफ लास्ट टाइम किया था उन्होंने कि ये इसके ये पार्ट्स हैं, पता चल जाता है कि थर्मल पूरा ये जो है ना। तो उसके बाद फिर जो है ना वो उसको थोड़ा सा वो बता देंगे, ठीक है। तो ये लैब से रेलिवेंट इस तरह की चीज हो जाएगी। न्यूक्लियर का तो हमारे पास लैब में तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद फोटो वोल्टेक है, ठीक है। फोटो वोल्टेक के लिए हम क्या करेंगे, हमारी छत पे लगा हुआ है तो एक लैब में हम ऊपर जाएंगे छत पे, तो वो देखेंगे, ठीक है। असल में हमारे पास पावर जनरेशन लैब ऐसे ही है पोर्टेबल। और देखा ना लैब के अंदर नीचे हमारा इलेक्ट्रिकल में कुछ नहीं है। लेकिन इस दफा हम पीसी1 बना रहे हैं इंशाल्लाह, अच्छी सी लैब बनाएंगे, रिसर्च लैब। फैसल साहब से मिलके ना इंशाल्लाह हम बना रहे हैं, अभी शुरू किया है काम। तो एचईसी को देंगे, फंडिंग आएगी फिर इंशाल्लाह एक जबरदस्त किस्म की लैब जो कि अंडर ग्रेड के लिए भी होगी और फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और रिसर्च लैब बनेगी, ठीक है। और उसको इंटरनेशनल लेवल की जिस तरह स्टैंडर्ड होता है उस तरह की बनाने का विजन है। तो लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ सिनेरियो यही है कि हम ये छत पे जाएंगे, ठीक है। छत पे वो हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है, तो 100 वाट का एक है तो 60 लगे हुए, 60 और 60 120। 120 है तो 100 वाट हो तो देखें 12 किलो वाट बन गई, क्योंकि 12 किलो वाट की छत पे लगी हुई है। तो वो हम थोड़ा पढ़ेंगे उसको, डिटेल जाएंगे क्या एक जी। हाँ इन्वर्टर का भी अच्छा, ये भी लगे हुए हैं। फिर 800 वाट का तो मैकेनिकल में भी लगा हुआ है। दो दो जगह जाएंगे सोलर, इधर भी जाएंगे वहां भी जाएंगे। वहां उसके साथ इन्वर्टर लगाया हुआ है इन्होंने, फिर नीचे बैटरीज लगी हुई है, ठीक है। फिर लोड को वो कर रहे हैं। उनका 800 वाट का है, हमारा 12 किलो वाट का है। 12,000 वाट है हमारा, उनका 0.8 किलो वाट है, ठीक है। तो वो हम ये दोनों देखेंगे सोलर में लैब में। अच्छा इसके बाद तीसरा काम हमारा सोलर के ऊपर ही, हम इसमें शेडिंग एनालिसिस भी करेंगे। सारे सोलर सोलर पे कभी सूरज जो है उसमें बादल आ जाते हैं तो शेड हो जाता है ना, ठीक है। तो शेडिंग एनालिसिस ये भी लैब का पार्ट होगा, जो हम इसको थ्योरी को रिलेट कर रहे हैं हम उससे। शेडिंग एनालिसिस और उस तरह की ऑब्जर्वेशन के लिए एक अलग से ये जो वर्कशॉप लैब है इसके ऊपर छत पे देखें तो एक सोलर पैनल अलग से पड़ा है। उसके कनेक्शन नीचे किए हुए हैं, नीचे डीसी बल्ब भी लगाए हुए हैं, चलते हैं दिन के टाइम, तो डायरेक्ट ही है। तो उस पे हम वो एनालिसिस करेंगे। और वीआई कर्व जो होती है इसकी, और पीवी कर्व होती है, वी यही दो मेन चीजें होती हैं सोलर की, इससे हर चीज पता चल जाएगी। वीआई कर्व और पीवी कर्व, ये करेक्टरिस्टिक कर्व्स कह रहे हैं आप सोलर पैनल की, वो हम वहां से लैब के अंदर लेंगे। तो ये जो आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो उधर हम लैब में ये काम करें। अच्छा सोलर थर्मल है, ये देखें सोलर थर्मल के लिए, ये सोलर थर्मल के लिए हम फिर जाएंगे मैकेनिकल, मैकेनिकल की छत पे लगे हुए हैं ये। और इसमें कौन से हैं, तीन तरह के होते हैं ना सोलर। फ्लैट प्लेट है, फिर उससे अच्छे हैं कौन से ट्यूब वाले हैं, उसका नाम पूरा वैक्यूएटेड ट्यूब, ठीक है। वैक्यूएटेड ट्यूब है, ठीक है। और तीसरे जो है वो पैराबोलिक है। पैराबोलिक आप देखें तो ये जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के दरमियान वो इस तरह के पैराबोलिक नहीं पड़े। एक हमने खुद भी बनाया, बच्चों ने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, तो वर्कशॉप लैब में देखेंगे ना पैराबोलिक उन्होंने बनाया है। तो पैराबोलिक क्या है कि सूर्य की रोशनी पड़ेगी, पैराबोला है, वो सारी रोशनी फिर दरमियान में पाइप गुजर रहा है, तो वो रोशनी पाइप में कंसंट्रेट होगी। तो पाइप में जो भी चीज पानी फ्लो करेंगे वो गर्म हो जाएगा, ठीक। तो ये पैराबोलिक हो गए। इसी तरह जो है वो वैक्यूएटेड ट्यूब जो है वो मैकेनिकल की छत पे लगे हुए हैं, आपको दूर से नजर भी आते हैं अगर छत पे चढ़े ना उधर। तो फ्लैट प्लेट भी उधर ही छत पे लगे हुए हैं, ठीक। तो वो दोनों हम उधर देखेंगे, ठीक। तो पानी गर्म करने के लिए अपना उन्होंने प्लांट श्लांट लगाया हुआ है, उसको उसका पानी जो है ना गर्म करने के लिए वो ये यूज करते हैं। अच्छा उसके बाद विंड पावर जनरेशन, ठीक है। तो विंड में देखें ये सारी टरबाइन टाइप्स एंड टर्म्स, एलिमेंट्स ऑफ विंड टरबाइन, पावर एक्सट्रैक्शन ऑफ विंड टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मैकेनिकल पावर, सोशल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल, विंड पावर जनरेशन पाकिस्तान, ठीक है।
तो ये सारा रिन्यूएबल एनर्जी शुरू होगी। ये देखें ना, फोटोवोल्टेक, ये हाइड्रो भी रिन्यूएबल ही है, हाइड्रो, फोटोवोल्टेक और सोलर, विंड, तो ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप देखें तो विंड है, तो विंड के लिए हम जो है वो थियरी तो आपने इधर पढ़ ली, एक ही लेक्चर में देखें विंड कवर किया। सोलर जो है वो चूंकि फोटोवोल्टेक, सोलर पैनल्स और फिर सोलर थर्मल, एक सोलर पैनल्स पे इलेक्ट्रिसिटी से, सन से जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं, फिर सन से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं लेकिन उसको थर्मल में यानी हीट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो अलग-अलग लेक्चर हो गए सोलर पे, और उसके बाद विंड टरबाइन पे एक लेक्चर, विंड पावर जनरेशन पे, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में इसका सिनेरियो हम देखेंगे। अच्छा, विंड के हवाले से हमारे पास चूंकि वैसे सेटअप है जो है ना वो, कि सीनियर ने प्रोजेक्ट बनाया था इधर विंड में, अंडर ग्रेड के स्टूडेंट ने, ठीक है। तो वो हम ट्राई करेंगे, अगर वो चल गया तो विंड से पंखा लगाया हुआ है, पंखा जस्ट उसको चलाएंगे तो हवा चलेगी, विंड यानी विंड। उसके बाद आगे वो विंड से विंड टरबाइन जो है वो घूमेगी, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक। इस तरह का एक प्रोटोटाइप पड़ा है, अगर वो चल गया तो वहाँ फिर इसका एक और भी सिनेरियो है कि सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल वर्चुअल लैब है हमारी, वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन है वो लैब, ठीक है। तो ऑनलाइन आप उसमें डाटा एंटर करते हैं, विंड विंड आपने डिजाइन करनी है, कितनी किसी भी एरिया के लिए आपने विंड डिजाइन करना है, विंड सिस्टम, विंड पावर जनरेशन, तो वो फिर वहां आपको, जिस तरह ऑफ शोर होता है, ऑन शोर होता है, ऑफ शोर होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सारे हैं वो हम, यानी पहाड़ी इलाकों में लगती है विंड है, ये हो गया, या फिर समंदर या करीब होगा, ठीक है, इस तरह जो है ना वो। तो ये आपका हो जाएगा विंड वाला। तो विंड में हम लैब्स में अभी वो इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास ऑनलाइन, यानी वेबसाइट है, वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अ, वो प्रोटोटाइप वाला, और तीसरा ऑप्शन भी है, अच्छा हम सिमुलेशन भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, ये तो इधर तो आप थ्योरी पढ़ेंगे लेकिन उधर सिमुलेशन भी करेंगे। सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास सोलर के लिए, सोलर डिजाइन के लिए आपका पास पीवी सिस्ट है और हीलियोस्कोप है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब आपकी जो स्टूडेंट पावर जनरेशन पढ़ते हैं सर फैसल साहब से, तो वो बड़ी अच्छे उनका फीडबैक है अकॉर्डिंग टू सर फैसल साहब के, भाई वो इंडस्ट्री में जब जाते हैं, उन्हें ये चीज़ें पढ़ी होती है पावर जनरेशन की, तो फॉर एग्जाम्पल सोलर की इंडस्ट्री में जाते हैं, उनको बड़ा फायदा होता है इस कोर्स का। तो वो चीज़ें जब बड़ी होती हैं तो वो फिर उधर बताते हैं, तो उनको वो मतलब प्लस पॉइंट मिलता है, चीज़ें पता होती हैं। तो वो उसमें हीलियोस्कोप यूज होता है वहाँ, और इसी तरह सोलर डिजाइन करना है अगर आपने, और इसी तरह पीवी सिस्ट यूज होता है, और तीसरा है स्केचअप, स्केचअप विद स्किल, स्केचअप 3D है, 3D है स्केचअप, वो तो मैकेनिकल वाले कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन उसके अंदर एक प्लगइन है जो कि स्पेसिफिक है हमारे लिए, सोलर के लिए, वो है स्किलियन प्लगइन, स्किलियन, SKELION, स्किलियन। तो वो स्किलियन प्लगइन से आप वो प्लगइन यूज करेंगे, उसमें कुछ फंक्शन है, वो फंक्शन सारे सोलर डिजाइन के लिए, 3D बनाया वहाँ बिल्डिंग बनाए स्केचअप पे, और उसके बाद स्किलियन का प्लगइन जो है उसको, अब ये सारे हैं लाइसेंस्ड है, तो हमने क्या लगाना है, क्या करना है, हाँ क्रैक। तो क्रैक भी नहीं मिलता उसका, हीलियोस्कोप का क्रैक नहीं, वो तो वेबसाइट भी ओपन होता है ना उसका, तो सॉफ्टवेयर भी नहीं है, मतलब वेबसाइट भी डायरेक्ट ही लॉग इन करेंगे। और उसके लिए हमें ये है कि लॉग इन के लिए डेफिनेटली हमें क्या करना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है। पिछली दफा मैंने उनसे रिक्वेस्ट ही की थी, उन्होंने कहा ठीक है स्टूडेंट्स का आप बताएं, स्टूडेंट के ईमेल दें जो ऑफिशियल ईमेल है यूईटी के, तो आपके ऑफिशियल ईमेल कलेक्ट करके सारे इकट्ठे सीआर, क्योंकि लास्ट टाइम ना लेट हो गए थे हम काफी, क्योंकि कलेक्ट किए फिर उनको भेजा, वो कई वीक्स आया हो गए, तो फिर आखिर में कहीं जब मिला मुझे तो मैंने उनको बताया। इस समय हम कोशिश करेंगे पहले वीक में जो इंट्रोडक्शन होगा ना, उसमें हम आपके ईमेल्स कलेक्ट करके उनको हम जो है वो भेज दें। तो हम वो कर लेना, अभी वो कलेक्शन करके तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो उन्होंने हीलियोस्कोप की एक्सेस दे दी, तो हम हीलियोस्कोप पे ऑनलाइन डिजाइन करेंगे। तो बच्चों ने सीईपी जो है, इसमें सीईपी भी है, लैब का सीईपी है, इधर नहीं है, थ्योरी में नहीं है। तो लैब के अंदर सीईपी है, तो वो सीईपी हम उधर डिजाइन करेंगे। उसमें बच्चों ने इधर फॉर एग्जाम्पल यू टेक्सला के लिए डिफरेंट जगह पे हीलियोस्कोप यूज करके उन्होंने सोलर को डिजाइन किया था, कि फॉर एग्जाम्पल फातिमा हॉल है, या ये इलेक्ट्रिकल की छत है, या किसी ने मैकेनिकल की ली हुई थी, तो इस छत पे आप कितनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो हीलियोस्कोप आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऑनलाइन दे देता है गूगल से, वो गूगल मैप से, या वो एक्सेस होती है उसको, तो वो उसमें आगे तो आपको डिजाइन करें। इसी तरह दूसरा सॉफ्टवेयर हम जो यूज करेंगे वो है हीलियोस्कोप के बाद पीवी सिस्ट। वो पिछली दफा मैंने यूज नहीं करा, एक लेक्चर दिया था उस पर, वो भी आपके सीनियर थे, उनको साथ बिठाया उन्होंने, वो इंडस्ट्री में काम करते थे, वो पीवीसीएस यूज करते थे, उनको काफी एक्सपीरियंस है, तो मैंने बेहतर समझा कि उन्हीं को साथ बिठाए, उन्हीं को वही लेक्चर दें, तो और ज्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियोज बताएंगे। इस दफा भी कोई इस तरह का बंदा हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा मिल जाए। सीनियर को आप भी जानते हैं, तो उनको मेरा जरा कांटेक्ट कराएं,
हम ये सोलर पे पीवी सिस्ट पे इंडस्ट्री में वो किस तरह डिजाइन करते हैं, तो वो उस लेवल पे, वरना पीवी सिस्ट का भी बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो हम वरना हम फिर खुद भी उसमें डिजाइन करेंगे। ठीक, तो पीवी यानी आप टूल्स भी सीख लेंगे, समझ रहे हैं। तो असल में तीन तरह की चीजें हैं, एक है इंजीनियर्स, दूसरा है टेक्नोलॉजिस्ट, और तीसरा क्या है, टेक्नीशियंस। तो जो इंजीनियर्स होते हैं उनके पास नॉलेज ज्यादा होता है, स्किल कम होती है। ठीक है, जो कर्व बनती है ना, तो उसमें नॉलेज और स्किल। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आप कह लें, एक्स एक्सिस पे कह लें कि सबसे पहले टेक्नीशियन आता है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस उसमें स्टार्ट में टेक्नीशियन की कर्व बना, वो हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम होती है ना, बार जो बनती है बार, तो एक्स एक्सिस पे आप समझिए कि टेक्नीशियन है पहला एक्स एक्सिस पे, दरमियान में है टेक्नोलॉजिस्ट, और आखिर में है इंजीनियर। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके दरमियान में 45 डिग्री पे एक लाइन लगा दें, यानी एक बॉक्स बना दिया आपने, 45 डिग्री पे एक लाइन लगा दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये होगा कि आप 45 डिग्री पे लगाएंगे तो जो टेक्नीशियन होगा, अब आपने बताना है, आपने बताना है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस है, सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस जानते हैं ना, सेकेंडरी एक वर्टिकल, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस है, इस पे स्किल्स है, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस पे स्किल है और सेकेंडरी पे नॉलेज है। समझ आई, इसको बस दिमाग में घुमाएगा, इमेजिनेशन। ठीक, तो अब मैंने क्या बताया कि एक्स एक्सिस पे पहला टेक्नीशियन, दरमियान में टेक्नोलॉजिस्ट, और आखिर में इंजीनियर। ठीक हो गया, एक लाइन हमने 45 डिग्री की लगा दी। ठीक है, अब इस जो प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस है, ये क्या है, ये स्किल है, और जो सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस है, ये नॉलेज है। अब ये जो बार्स हैं, ये फुल है बार, यानी आखिर ऊपर तक, यानी वो बॉक्स जो बनाया था ना, एक्स एक्सिस बार जो जा रही है पूरी ऊपर तक जा रही है। अब मुझे आप ये बताएं कि जो टेक्नीशियन आएगा उसकी बार का ज्यादा एरिया स्किल में आएगा या नॉलेज में आएगा? वेरी गुड, सारा स्किल में आ रहा है, तकरीबन सारा स्किल में आ रहा है। इसलिए टेक्नीशियन जो होंगे उनके पास स्किल होगी, नॉलेज क्यों नहीं होगी, तो वो हमेशा आप वो प्रैक्टिकल बात करेंगे। ठीक, आजकल भी थोड़ा सा फोबिया हुआ है ना, यार इंजीनियर है, इनको पता है कोई यूनिवर्सिटी बंद कर दो, ये कर दो भाई, सिनेरियो डेफिनेशन इंजीनियर की डिफरेंट है, फ्रीलांसर बनाना या स्किल डेवलपमेंट है ही नहीं इंजीनियर की। चले वो एक अलमिया अलग है, कभी इनको स्किल भी दे थोड़ी सी। अब ये हम जो काम कर रहे हैं स्किल ही है ना, जो सॉफ्टवेयर पीवीसी सिखाएंगे आपको, हीलियोस्कोप सिखाएंगे, स्केचअप सिखाएंगे, ये सारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इसको एज अ फ्रीलांसिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये स्किल है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि जो इंजीनियर होगा उसकी मैक्सिमम बार किस में आएगी, वो सारी नॉलेज में आएगी, उस पर थोड़ी सी स्किल होगी, ज्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा ही, क्योंकि भाई ये डेफिनेशन है बेसिक। अच्छा, टेक्नोलॉजिस्ट जो होगा वो इन बिटवीन होगा, यानी वो ओवरलैपिंग करेगा, उसके पास नॉलेज भी होगा और वो, तो फिलहाल आप टेक्नीशियन लगे, जिस तरह इलेक्ट्रिशियन ये होते हैं टेक्नीशियन, डिप्लोमा होल्डर जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कह लें, तो अगर वो डिप्लोमा होल्डर या उस तरह की फील्ड, वो टेक्नीशियन है, मतलब इस तरह की, वो उधर आएंगे। तो ये जो है ना, तो टेक्नीशियन को आप स्किल्स के बारे में पूछेंगे तो आप समझेंगे यार मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, सारा कुछ वही से पता है। ठीक, हमें हमें ये केबल शेबल लगानी हुई है तो वैसे ही डर लगता है वो। तो ये स्किल्स, ठीक है, स्किल्स थोड़ा पोर्शन होगा लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे, वो भी कवर करेंगे उसमें। तो ये थ्योरी नॉलेज ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बायोमैस आ गया। ठीक है, लेक्चर 15 में बायोमैस है, जनरेशन बायोमैस। ठीक है, तो बायोमैस के हवाले से हम जो है वो ये सारा 15 लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद है ओशन वेव एंड टाइडल एनर्जी। ठीक है, ओशन वेव्स और टाइडल एनर्जी से हमने जो प्रोड्यूस करनी है, तो ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, लेक्चर 16। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो बनता है। अब हम थोड़ा सा आज का लेक्चर कोशिश करते हैं कवर करने की, और उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा सिनेरियो आप देखें, वर्ल्ड ग्रास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है बाई सोर्स 2018 का है, ये मुझे अभी यही मिला है लिटरेचर से, हो सकता है आपको लेटेस्ट मिल जाए। ठीक है, उसमें थोड़ी फिगर चेंज भी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे 2018, ये पेपर तो 2021 का है, मैंने लेटेस्ट भी डाउनलोड किया, लेकिन उसमें जो रेफरेंस था वो 2018 का है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो वर्ल्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोपोर्शन है ना, वो आप देखें तो इसके अंदर जो बायोफ्यूल्स एंड वेस्ट से 2% हो रही है, और उसके बाद आप देखें सोलर से 2% है, विंड से 5% है,
जियोथर्मल टाइडल से 1% है, हाइड्रो 16% है, न्यूक्लियर 10% है, नेचुरल गैस 23% है, ऑयल 3% है और कोल 38 है। अब अगर आप इसको थोड़ा कैटेगराइज करें तीन हिस्सों में, चार में, तो बायोफ्यूल अलहदा कर दें 2%, ठीक है। उसके बाद ये सारी रिन्यूएबल है, हाइड्रो, जियोथर्मल, विंड और सोलर, ये सारी इसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो रिन्यूएबल RER भी कह देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, RERs। तो सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल, टाइडल जिस तरह ये टाइडल हमने पढ़ा ना, टाइडल ये देखिए जो आखिरी लेक्चर है 16वां लेक्चर, ये टाइडल, ये बात कर रहे हैं ना टाइडल और वेव, तो ये 16वां लेक्चर हम इसमें कवर कर रहे हैं असल में, ये जो टाइडल शाइडल का है, ठीक है। विंड सोलर से पिछले लेक्चर हमने कवर किए। और इसी तरह ये बायोफ्यूल्स, ये जो 2% बायोफ्यूल्स है ना, ये लेक्चर हमने कहाँ कवर किया है, ये बायोमैस है, ये देखिए लेक्चर 15 में हम ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, ये सारा थर्मल है, ठीक है, ये सारा थर्मल है। और थर्मल हम कहाँ कवर कर रहे हैं, जो पिछला जितना भी पढ़ा हमने कंपैरिजन रिएक्टर, ये न्यूक्लियर के अलावा, न्यूक्लियर तो आप अलग कर दें इसको, न्यूक्लियर को अलग कर दें, ये 10%। इसके बाद ये जो है ना कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये सारा आप थर्मल में डाल दें। इसके अंदर देखें तो ये हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, ये न्यूक्लियर है, ये भी न्यूक्लियर, 10 और 11 लेक्चर न्यूक्लियर है। इसके बाद ये देखें गैस, ये 9 लेक्चर गैस का है, डीजल इंजन है, स्टीम, ये स्टीम है, ये भी ये स्टीम है, ठीक है। तो ये 5, 6, 7वें में तो प्रॉब्लम है, 5, 6 और 8, 9, 4 लेक्चर इस पे कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखें तो इसकी अगर बायोफ्यूल 2% हो गया सबसे कम, रिन्यूएबल देखें तो कितनी बनती है, 16 प्लस 1 प्लस 7, 5 प्लस 2, 7 और 1 8, 8 और 24, 24% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ग्लोबली। रिन्यूएबल एनर्जी का 24% शेयर है अकॉर्डिंग टू 2018 रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें न्यूक्लियर से 10% है ओवरऑल। उसके बाद जो थर्मल है, थर्मल से कितनी है, कोयले से बिजली 38% हो रही है, ऑयल से हो रही है 3% और नेचुरल गैस से, इनको ऐड कर दें, 38, 23 और 3 26, 36 और 41 64, तो 64% जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आप देख लेंगे, अभी ग्लोबली देखें तो 64% है, और उधर विंड कितनी थी, 24 है और 64 है, तकरीबन 3 टाइम्स बनती है ना, या 2.7 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। तो इससे जो है ना पोल्यूशन वाला जो एमिशन है उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं और रिन्यूएबल को बढ़ा रहे हैं, ताकि जो है ना एमिशंस जो है, बाहर तो कार्बन टैक्स भी होता है, हमारे तो नहीं है ना कार्बन, रक्शे वाले ने अगर पीछे सेंसर निकाला हुआ है या धुआं छोड़ के जा रहा है, नाक में पड़ रहा है, तो वो मतलब कोई मसला नहीं है। लेकिन बाहर कार्बन टैक्स भी है कि जो गाड़ियों के सेंसर के साथ लगाया हुआ है या इस तरह का, तो कार्बन टैक्स ताकि पोल्यूशन को कम किया जाए, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ना, इसका इम्पैक्ट जो हम सैलाब में देख ही रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, ये तो हो गया वर्ल्ड का, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का सिनेरियो इसके सामने रखते हैं अब हम। तो पाकिस्तान का सिनेरियो 2020 का है अकॉर्डिंग टू दिस पेपर, ठीक है। दोस्तों ये रेफरेंस मैंने आखिर में डाले हुए हैं, जिस जहां से मैंने डाटा लिया है, ये रेफरेंस डाले हुए हैं। अच्छा, ये जो है ना एनर्जी मिक्स इन पाकिस्तान जो है वो, उसमें देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल में पीवी, सोलर और टाइडल अगर है तो वो भी, और 3 ही है ना, और भी था, सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल और हाइड्रो, ठीक है, ये आएंगे, ठीक है। अच्छा, हाइड्रो का हमारा 29% है, तकरीबन 9,991, 10,000 मेगावाट हम हाइड्रो से प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी डिमांड कितनी है वैसे ओवरऑल देखें तो, हमारी जो जनरेशन है अभी इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी वो 39.39,700, ये है 2021, 30 जून 2021 के हिसाब से, ठीक है। उसमें 29,000 थर्मल है हमारी, 10,000 हाइड्रो है, 1200 विंड है, 530 सोलर है, सोलर तकरीबन हाफ है, विंड हमारी डबल है सोलर से, ये जेन में रखना इस तरह की चीज। 300, ये तकरीबन 400 मेगावाट बगैस, ठीक है, सोलर से भी कम है, ठीक है, ये बायोमास। उसके बाद न्यूक्लियर हमारी 2600 है, ठीक है। तो अगर आप इनको रिलेट कर लें ताकि फिर आसानी रहेगी ना आपको, मुझे बताएं कि थर्मल जो है कितने टाइम्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, 2.5 टाइम्स है, ठीक है। तो 2.5 गुना ज्यादा हम थर्मल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्मल में आपकी एलएनजी भी आ जाएगी,
जो कि 24% है, फर्नेस ऑयल से भी है जो कि 14% है, नेचुरल गैस से है 11% है, इंपोर्टेड कोल है तो वो 10% है। ठीक है, इनको ऐड करें तो 24 और ये कितना बनता है, जरा ऐड करें। ये सारा थर्मल हो गया ना। ठीक है, कितना बनता है ये 10 15 25 35 40 59। ठीक है, 60 बन गया। ठीक है, तो 60% तकरीबन हम थर्मल से कर रहे हैं और रिन्यूएबल से कितनी कर रहे हैं, 6 और 29 34% 35%। तो 35% ये है और वो 60 है, तकरीबन डबल कर रहे हैं, ऐसी है तो रिन्यूएबल होगी। और उसके बाद न्यूक्लियर से हम 4% है न्यूक्लियर से, बल्कि ये लोकल कोल जो 2% है ये भी इधर थर्मल में आएगी। ठीक है, लोकल कोल इसमें आएगी तो वो 61 हो जाएगी। ठीक है, नहीं यार ये पाकिस्तान की बता, वर्ल्ड के पीछे बता दिया नहीं, ये वर्ल्ड के पीछे थी। ठीक है, ये हम पाकिस्तान का सिनेरियो लेते हैं 2021 के साथ 2020 के साथ। ठीक, अच्छा तो ये हमारा सिनेरियो है। अच्छा अब आप इसमें देखें तो हाइड्रो से तकरीबन 2.5 गुना थर्मल है, सोलर से तकरीबन डबल है विंड। ये मेन में चीजें याद होनी चाहिए। और बाकी क्या बताएं, न्यूक्लियर का रिलेट करें, न्यूक्लियर का क्या होगा, 26 है ना, तो ये हाइड्रो से कितनी कम है, 4 गुना कम है ऐसे, या न्यूक्लियर से 4 गुना हाइड्रो है और हाइड्रो से 2.5 गुना थर्मल है। और याद रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियर को शुरू कर दें, न्यूक्लियर जितनी भी है हमारी एनर्जी उसको भूल जाए कितनी है, वैसे 250, ये 2500 मेगा। तो न्यूक्लियर से 4 गुना हाइड्रो है और हाइड्रो से 2.5 गुना थर्मल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। और न्यूक्लियर से हाफ विंड है और विंड से हाफ सोलर है। बस इस तरह याद है, सही है। जा किधर रही है, ये क्या है, ये हमारा बिजली है, बिजली की वजह से बैठे हैं लगे बंदे, वरना तो थैंक्स टू दिस इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते। तो जहाँ लॉसेस वगैरह भी होते हैं ना, लॉसेस होते हैं, चोरी बहुत ज्यादा हो रही है ना, चोरी और कुंडे बहुत ज्यादा है जी। एक्सपेंसिव तो है, यूनिट हमारा कितना 50 रुपए, कितना 18 रुपए का पहले था, पिछली गवर्नमेंट में 18 था, अब 36 का हुआ है, टैक्स डाल के 50 55 का। आप भी वही लेक्चर सुनते हैं जो मैं सुनता हूँ, तो वो 25 55 का पड़ता है, एक यूनिट 55 का पड़ता है। चेक बिल इस दफा आए, बिल सबके ज्यादा आए होंगे ना, अच्छे खासे बिल आए, तो आम बंदा क्या करेगा, तो वो ये मसला बना हुआ है। यार ये जब विंड पे आएंगे तो मैं आपको उसका भी एनालिसिस हम कर लेंगे। तो विंड कितनी महंगी पड़ती है, सोलर कितनी है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है डेफिनेटली वो महंगी पड़ती है ना। हाइड्रो सबसे सस्ती है, हाइड्रो सबसे सस्ती है। थर्मल पोल्यूशन का मसला है ना, वरना ये तो है तो सस्ती ना उससे, वो कॉस्ट है ना उसकी। सोलर का देखे ना कितना सेटअप आप लगाए तो उसका है, वो चीजें देखो। तो ये हमारा सिनेरियो हो गया। ठीक है, अब हम याद करेंगे क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इससे 4 गुना हाइड्रो है, थोड़ी सी भी हो सकती है, रियल देखना तो आप उससे रिलेट कर लेना, फिलहाल मैं अपना भी याद कर रहा हूँ, आप भी कर लेना। न्यूक्लियर से 2.5 गुना हाइड्रो, ओ सॉरी 4 गुना, न्यूक्लियर से 4 गुना हाइड्रो, हाइड्रो से 2.5 गुना थर्मल, और न्यूक्लियर से हाफ विंड और विंड से हाफ सोलर, और सोलर से तकरीबन हाफ बायोमास। और बस ये पूरा हो गया। ठीक, अब ये याद रहे। अच्छा अब आप देखें थर्मल, थोड़ा सा हम जाते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स जो करंटली ऑपरेशनल है हमारे पाकिस्तान में, तो ये देखें जामशोर सिंध में है 880 मेगावाट का। ठीक है, गैस से चलता है ये, RF4 गैस, ये फ्यूल है। एक गुद्दू में, ठीक है, ये 600 मेगावाट का, फिर गुद्दू, ये गुद्दू के सारे हो गए। ठीक है, गोदो है, गुद्दू है, गुद्दू ही है ना, गोदो है, किधर भी है गोदो। अच्छा इसके बाद कोयटा में है, देखें कोयटा बलूचिस्तान में 28 मेगावाट है। ठीक है, गैस से है। मुजफ्फरगढ़ में है, मुजफ्फरगढ़ डीजी खान, मुल्तान साइड पे, तो ये भी 1350 का, जो इसके करीब करीब है वो तो इनको विजिट करें ना, इंटर्नशिप करें ना आप, मतलब आपने इंटर्नशिप की होगी ना, कहाँ कहाँ की है, फैसलाबाद में, हाँ फेस्को में की है आपने,
तो ये देखें आपके जो करीब करीब शहर आया अभी देख लेना ना, तो बस उसको याद रखना, आप सारे तो नहीं याद आएंगे ना, तो अपने शहर का करीब वाला देख लें और उसमें इंटर्नशिप कोशिश करें, उधर इंटर्नशिप इन हो ताकि जॉब के चांसेस बढ़ जाए। अभी मैं इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट है अभी जिससे सीनियर आपकी, उनके इंटरव्यू थोड़े करेंगे और उसमें वो उनको गाइडलाइन के जो जिनकी जॉब हुई है वैसे या अंदर सिनेरियो क्या है जॉब। अच्छा मुजफ्फरगढ़ है 1350, GTPS फैसलाबाद में है 144, नंदीपुर में है, लाड़काना है, नहीं लखड़ा लखड़ा है ये लखड़ा, और लाल पीर पावर है, ठीक है, ये इतने लफ्ज तो याद पाक जैन पावर है पंजाब में है कोर्ट में, ठीक है, ये कोर्ट में है पंजाब में, सिंध वाले पहले थे फैसलाबाद में बीच में। अच्छा इसमें फतेह जंग है अल्टरनेट एनर्जी के नाम से, फौजी कबीर वाला है। अच्छा जो इसके करीब कोई बंदा है वो मुझे हाथ खड़ा करना है, वैसे जो इसके करीब हो ना वैसे हाथ खड़ा करना ताकि मुझे पता चले कि इधर कोई करीब है। महमूद कोट पंजाब में कोई करीब, अल्टरनेट एनर्जी फतेह जंग पंजाब, फौजी कबीर वाला कोई नहीं, हबीबुल्लाह कोस्टल कोयटा बलोचिस्तान, हब पावर बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से है कोई, बलोचिस्तान से कोई नहीं ना, सिंध से भी कोई नहीं, सिंध से भी कोई नहीं, और KPK से उधर से भी कोई नहीं, सारे पंजाब की है। अच्छा जापान पावर रायवन पंजाब, कैपको 1600, ठीक है, कोहेनूर एनर्जी, ठीक है, लाहौर में 131, रोच पावर सबा पावर कंपनी शेखुपुरा में है, साउथर्न साउथर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है रायवन में, लिबर्टी पावर उच्च पावर है, अटक जनरेशन अटक एटलस पावर है शेखुपुरा में। अच्छा एंग्रो पावर जनरेशन कादरबोर्ड सिंध में, सैप पावर साहिवाल में है, बलोकी किधर है, बलोकी किस जगह पे है, ओरिएंट पावर, बलोकी किसी ने नाम सुना, बलोकी पंजाब में है अभी शायद। निशात पावर है कसूर में है, कसूर में निशात चुनिया कसूर में है, ठीक है। अच्छा सफायर इलेक्ट्रिक मुरीदके में है, आलमोर पावर है बिक्की, बिक्की किसी नाम सुना, बिक्की किधर है, नारोवाल, नारोवाल। अच्छा उसके बाद लिबर्टी पावर टेक फैसलाबाद में है, फाउंडेशन पावर है डेविस जंग में है, उच टू मुराद डेविस क्या चीज है, जंग में है डेविस इनर्जन, इनर्जन लिखा हुआ है डेविस इनर्जी, जंग में आप जंग से है? हाँ तो ये जरा ढूंढना ना इसको, डेविस से तो लिख लेना DAVIS ENERGEN, उधर कोई कंटेक्ट ढूंढे, जंग से है उधर ही जॉब हो जाए यार, और क्या चाहिए, इधर आप इंटर्नशिप के जरिए इन हो फिर उधर ही पक्के हो जाए, तो इंटर्नशिप से इधर ही हो जाए बस, इधर ही जॉब, पहली जॉब तो करे ना। DAVIS इनर्जन, इधर से लेटर लें UET से इंटर्नशिप का, और इनको लेटर लिखें, इनका वेबसाइट पे देखें, उनकी वेबसाइट पे मैनेजर को ना इधर से लेटर ईमेल भी करें, उनका फोन नंबर कांटेक्ट भी करें, विजिट भी करें, हर तरीके से उनके पीछे पड़ जाए, तो उनको जो है ना वो इंटर्नशिप में इन हो जाए, इन्वायरमेंट पता चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इधर मैंने देखा इंटर्नशिप में इन हुए उधर ही जॉब मिल गई उनको, तो ये बड़ा अच्छा मैंने सिनेरियो देखा है कि ये इस तरह का, तो आप भी यही काम शुरू करें, ठीक है, वरना आखिर में फिर वेट करना नुकसानदेह होता है ना, फिर वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा उच्च पावर है मुराद जमाली। अच्छा उसके बाद साहिवाल कोल पावर प्लांट है, ठीक है, ये कोल से चल रहा है साहिवाल, अच्छा थर्मल है ना सारे, कोल गैस ये सब। अच्छा LNG से चल रहा है, ये LNG बिखी है, हवेली बहादुर शाह पंजाब LNG, ठीक है, तो ये सारे LNG, ये LNG से है ब्लोकी, पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर है पोर्ट कासम सिंध में 1320, कोल से चल रहा है, बिचुमिनस कोल, बिचुमिनस कोल कौन सा होता है बोला, सॉफ्ट कोयला या वो अच्छी शाम और वो उसको, अच्छा ठीक है। अच्छा रेशमा पावर है, ठीक है, रायवंड में। इस तरह गल्फ पावर जेन है गुजरांवाला में चाइना पावर हब है लेसबेला बलूचिस्तान में, इंपोर्टेड कोल, ये बाहर से कोल इंपोर्ट कर, इनर एंग्रो पावर जेन थर में है सिंध में है, बिन कासिम है कराची में, कुरंगी टाउन कराची में है ये साइट, कराची सिंध ये देखें, गुल अहमद लॉन भी मशहूर है, गुल अहमद का कपड़ा कपड़ों का ब्रांड है गुल अहमद। कुरंगी टपाल एनर्जी, टपाल दानेदार है। अच्छा SN
पीसीएल जामशोरो, SNPCL जामशोरो, ठीक है। नोट पावर ये हो गया, स्टील लिमिटेड कराची ये हो गया, ये CPP कराची सिंध, ये कराची सिंध में है ज्यादा, सिंध कराची सिंध। लोटी केमिकल्स, ठीक है। लक्की सीमेंट है, ये लक्की मरवत में, लक्की मरवत एक केपीके में अभी तक एक ही आया ना, तो थर्मल में केपीके में एक ही आया अभी तक ना। थर्मल केपीके, अब आपसे इंफॉर्मेशन मिल गई, केपीके में थर्मल नहीं है। कोई पूछे कि सबसे कम थर्मल किधर है, केपीके में। सबसे ज्यादा किधर है, सिंध में है या पंजाब में, सिंध में है, ठीक है। तो उसके बाद पंजाब में, और उसके बाद बलोचिस्तान में भी कितने थे भला, कितने थे, हाँ बलोचिस्तान एक, और बलोचिस्तान के बाद एक, और बलोचिस्तान दो, उसके बाद कितना है, दो ही है ना, नहीं सॉरी तीसरा भी था इधर, हाँ ये तीसरा मुराद जमाली तीन, ठीक, ये क्वेटा चार, ठीक। तो सबसे कम थर्मल जो है वो केपीके में है, और उस, और केपीके, और ये क्वेटा भी है, और उसके बाद थोड़ी सी ज्यादा उसके बलूचिस्तान में है, और उसके बाद पंजाब है, और सबसे ज्यादा सिंध में, ऐसे ही है ना। तो ये सारा हमारा थर्मल का एनालिसिस हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं, अब अंडर कंस्ट्रक्शन भी है थर्मल के, ठीक है। ये पांच ही है, चार ही है, ठीक है। इसमें देखें, थल नोवा कोल पावर प्रोजेक्ट किधर, सिंध में, अगेन सिंध में लग रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद पंजाब थर्मल, ये जंग में है, पंजाब में हो गया। अच्छा उसके बाद देखें थर कोल, ये भी सिंध में है, ठीक है, थरपारकर, थरपारकर में। अच्छा कोल पावर प्रोजेक्ट जामशोरो सिंध में, देखिए तीन सिंध में लग रहे हैं अभी, और एक पंजाब में, ठीक है। ये हमारा थर्मल का ओवरऑल हमने सिनेरियो देख लिया, ठीक। अब न्यूक्लियर पे आते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर के यही है छह हमारे, और सिंध और पंजाब, चार पंजाब में और दो सिंध में। तो चश्मा, पूरा नाम क्या है, CHANU, चश्मा, इसको कैसे पूरा नाम क्या है, चश्मा आगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, NU न्यूक्लियर, PP पावर प्लांट, आई थिंक है ना। तो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये मियावाली में, सारे मियावाली में, मियावाली से है कोई, कोई भी नहीं है। अच्छा इस दफा मियावाली से काफी ज्यादा नहीं आया, 35 कह रहे हैं, 35-40 बच्चे हैं जूनियर आप। अच्छा मियावाली के हो गए आपके चार मियावाली में है चश्मा, जिसको चश्मा याद रखना, न्यूक्लियर में कोई पूछ रहे न्यूक्लियर, तो मेन दो ही चीजें हैं, चश्मा और कैनप है। कैनप क्या है, कराची, हाँ वेरी गुड, कराची एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कराची एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये कैनप और चश्मा, ये दो चीजें हैं। तो न्यूक्लियर में अगर जॉब करनी है तो ये दो चीजें हैं आपकी, अगर आप मियावाली के करीब रहते हैं तो इधर आप इंटर्नशिप करें, ठीक है। और प्याज में जाएं, और मेरे प्याज से वो डायरेक्ट ही ऐसे ही है ना, तो मास्टर का प्लान अभी कर लें, तो प्याज में जाएं, और प्याज से आप क्या करें, मास्टर प्याज से करें, और वहां से वो देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, और बॉन्ड भी होता है, मगर 4-5 साल का, उससे पहले छोड़ नहीं सकते। तो बॉन्ड लें, और वहां से इधर चले जाएं चश्मा, या वो कैनम में आपको वो कर देंगे। तो ये कैनम कराची में, जो कराची के करीब रहते हैं वो इधर इंटर्नशिप करें, या वो जो पीछे मैंने बताया कराची के, वो, ठीक। तो ये हमारे न्यूक्लियर भी इतनी है, ठीक है। उसके बाद देखें आगे, अच्छा इनकी ऐड करें जरा, कैपेसिटी ये कितनी बनती है, 1100 और ये तीन, 1200, तकरीबन 1500 ये हो गई, 15 और 2200, 22 और 27, 37, 4000, 4000। अब हम देखें वो उन्होंने सही लिखा हुआ था, 4000 ही है, या कम तो नहीं यार, वो जरा चार्जर लाना, चार्जर, ये वाला है, और ये अंदर उधर थोड़ा, तो बैग में पड़ा हुआ, ठीक। अच्छा इसमें देखें तो इन्होंने कितनी लिखी हुई थी यहाँ न्यूक्लियर, हमारी पाकिस्तान की 1232 लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो 4%, ठीक है, थोड़ी सी कम लिखी है ना, किधर है, अच्छा हाँ, इधर कितनी लिखी है, हाँ ये 2600 है, तो उधर वो तकरीबन इतनी बनती है, 2600 है नहीं, 26 ही बनती थी, हाँ 26, तो ये ठीक लिखी है नीचे, है ना, 26। अच्छा अब हम चलते हैं, किधर पहुंच गए थे,
अच्छा, आपका एनालिसिस से थोड़ा डिफरेंट हो तो मुझे बताना है, मिसाल तो आपको कोई नई चीज इस एनालिसिस में मिलती है तो मुझे बताएं कि भी ये देखने के बाद थोड़ा सा शेयर आप भी किया करें। हाइड्रो हाइड्रो में देखें, हाइड्रो में मेन मेन क्या है पहले तो वैसे बताएं। एक तो गाजी प्रोथा आप गए, तरबेला है, और मंगला, और नीलम झेलम, गाजी फिर हो गया ना गाजी प्रोथा। ठीक है, तो ये मेन है। तो तरबेला की कितनी कैपेसिटी है? 5880, पक्की बात? अच्छा, और मंगला की और गाजी प्रोथा की? गाजी प्रोथा तो आप गए हैं ना? कितनी थी, कितनी थी, किसी को पता है? वेरी गुड, किसने बताया, किसने बताया? 1450 मेगावाट, ठीक। अच्छा चलें अब, अच्छा इसमें हम पहले ना मेन मेन देखते हैं हमारे मंगला। मंगला है, ये देखें 1000 मेगावाट रिजर्वायर है, डैम बना हुआ है, ठीक है, डैम से हम बिजली, रन ऑफ नहीं है रिवर, ठीक है, या रन ऑफ कैनाल, ये रिजर्वायर है, ठीक है, आजाद कश्मीर में, मीरपुर आजाद कश्मीर। अच्छा 1967 में बनाया था मंगला। अच्छा उसके बाद आप देखें तरबेला, तो केपीके में है तरबेला, और ये भी रिजर्वायर है, डैम बनाया हुआ है हमने, और 3450 या 3478 मेगावाट 1977, तो वो हमने कब बनाया था? 1967 में, और 1967 और 77, 10 साल बाद तरबेला बनाया। कोई आपसे पूछ ले तो बंगला के 10 साल बाद तरबेला बनाया, ठीक है यार, इधर से देख लेते हैं, पुराना है मंगला, मंगला देख रहे हैं 1967 है, तो इससे ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट उससे पहले के भी हैं, मतलब ये देखें 1963 है, अब देख लेंगे, ये ईयर लिखे हुए हैं साथ। अच्छा अब आप देखें तरबेला 1977 हो गया, उसके बाद आप देखें गाजी था, ठीक है, ये अटक में है, पंजाब अटक में। तो रन ऑफ रिवर, ये रन ऑफ रिवर है, इसका वो रिजर्वायर नहीं है, ठीक है, डैम नहीं बनाया हुआ है, रन ऑफ रिवर पानी आता है और इससे बनाते हैं। पानी ज्यादा आ जाए तो कम हो तो उस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो ये 2003 में बना है। तो तरबेला के कितने साल बाद बना है? 77 था, 87, 97, 26 साल बाद, ऐसे ही है ना, 26 ही हो गया ना। तो 26 साल बाद मंगला के 10 साल बाद तरबेला बनाया, और तरबेला के 26 साल बाद गाजी प्रोथा बनाया, ठीक है। और गाजी प्रोथा की, मंगला की कैपेसिटी 1000 थी, और तरबेला की उससे 3.5 टाइम्स ज्यादा है, यानी 3400 या 3500 मेगावाट है। और गाजी प्रोथा जो है वो 1.5 है मंगला से, यानी 1450 मेगावाट। अब हम बाकी जो है ना वो थोड़ा सा देख लेते हैं, आपके करीब है तो मुझे बताना है। रिनाला, रिनाला खुर्द रहता है कोई पंजाब में, 1 मेगावाट है। मालाकांड केपीके, अच्छा रसूल मंडी बहाउद्दीन, ठीक है, दरगई, दरगई में, अच्छा दरगई के बाद है कुरम केपीके, ठीक है। अच्छा इसको पढ़ के आपने मुझे बताना है कि किस सूबे में ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, चिचोन की मलिया है, शेखुपुरा, वार्षक डैम, वार्षक डैम, ठीक है। चलिए शुक्रिया। अच्छा वार्षिक जो है वो पेशावर में है, केपीके में, ठीक है, ऐसे ही है ना। शादीवाल, शादीवाल बड़ा है, ये किधर है बड़ा है? अच्छा गुजरावाला, नंदीपुर गुजरावाला में मीरपुर आजाद कश्मीर में मंगला तो हो गया हमारा। उसके बाद देखें चित्राल में, चित्राल केपीके में, ठीक है, तरबेला में है, तरबेला के बाद चश्मा में है उसके बाद जगरान, नीलम आजाद कश्मीर, ठीक है, नीलम। गाजीपुर भी हो गया, मालाकंड, मालाकंड हो गया, खान शांगला हो गया केपीके, फिर स्वाबी केपीके में हो गया, ये रन ऑफ रिवर है। उसके बाद देखें जिनाब राज पंजाब, ठीक है, चित्राल केपीके में है। उसके बाद है मनसेरा केपीके, ठीक है। उसके बाद साउथ वजीरिस्तान में भी है, गोमल से, गोमल। अच्छा उसके बाद लारेब एनर्जी, झीलम, झेलम रिवर में, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में हाइड्रो उसके बाद कोहिस्तान केपीके में है, फिर मुजफ्फराबाद,
ये देखें ज्यादातर रन ऑफ रिवर है, डैम हमारे रिजर्वायर, ये डैम जो बनाए हुए हैं कम बनाए हैं ना डैम, देखें तो डैम आप रिजर्वायर से देखें कितने डैम है, सही है ना, इससे आपको अंदाजा होगा। तो डैम और बनाने, ये सैलाब आ रहा है और वो इसलिए। मुजफ्फरगढ़ आजाद कश्मीर, चित्राल केपी के, मुजफ्फरगढ़ आजाद कश्मीर, सियालकोट पंजाब, ठीक है। तरवेला ये हो गया, तरवेला फोर्थ एक्सटेंशन भी हुई है, ठीक है ये। और उसके बाद आजाद कश्मीर में ये हो गया, स्वात डिस्ट्रिक्ट केपी के में हो गया, कोहिस्तान केपी के, आजाद जम्मू पंजाब। अब आप मुझे बताएं कि हाइड्रो के ज्यादा रिसोर्सेज किस में है? केपी के में है। और उसके बाद पंजाब में है। और सिंध में था कोई? आजाद कश्मीर में भी कुछ है क्योंकि वहां से पानी आता है ना, ठीक। और क्या है, और किधर थे? सिंध में कोई नजर आया आपको? अच्छा, इसका मतलब सिंध में है ही कोई नहीं ऐसी। पंजाब और बलूचिस्तान में भी कोई नहीं है, वहां तो गर्मी में पानी है ही नहीं है, सैलाब पे ही आता है जब आए। तो पंजाब और केपी के, अब मुझे ये बताएं कि केपी के में ज्यादा है या पंजाब में? तो केपी के में है हाइड्रो और हमारी पंजाब में है, ठीक है। आजाद कश्मीर में कुछ है, ठीक है। एक वजीरिस्तान में भी बीच में है, ठीक है। तो बाकी हमारा सिंध में भी कोई नहीं। तो अगर आपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, पंजाब का रुख करेंगे या केपी के? तो बंदा ढूंढे, ठीक है। तो इसमें आपको मिल सकता है। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी ये हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में देखें तो ये केपीके में अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन है दासू, सबसे ज्यादा दासू है, ये देखें दासू टाउन, ये किस जगह पे है दासू? नहीं पता? लिखे ना, जरा गूगल करें दासू, जरा देखें किधर है, बलूचिस्तान में। दासू लिख के जरा मुझे बताना है किधर है। अच्छा, तरबेला की 5th एक्सटेंशन हुई है, ये देखें उसमें तरबेला की भी एक्सटेंशन कर रहे हैं, 4th हुई है, 5th इस तरह। ये 226 में होगा, 1400 और तरबेला से ऐड हो जाएगी, अगर 3400 किधर है? हाँ केपी के में। अच्छा, ये जो आपका दासू टाउन है ये भी केपी के में है, ठीक है। ये देखें बड़ा है ये प्रोजेक्ट, 4300 मेगावाट। तरबेला के बाद मोहम्मद ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, वो भी केपी के। दयामर बादशाह बादशाह डैम, ठीक है, चिलास केपी के एंड गिलगित बिल्तिस्तान में है, ये भी देखिए बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है दयामर बादशाह डैम। दयामर का नाम सुनते रहते। कुरम टंगी नॉर्थ वजीरिस्तान में है। सखी किनारी मनसेरा, ये देखे ना केपी के ने ये प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ये देखें यू कैन सी द विजन ऑफ केपी के केपी के अंदर ये हाइड्रो, ये पंजाब में भी होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब में भी हाइड्रो है, तो वाई नॉट टू स्टार्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन पंजाब। लेकिन केपीके का इनिशिएटिव नजर आ रहा है आपको, ये सारे केपीके के हैं, देखें सारे केपीके के हैं, पंजाब का कोई भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखें मीरपुर आजाद कश्मीर, देखें मंगला, ये प्रोजेक्ट आजाद कश्मीर में, ठीक है। तो ये सारे हमने अंडर कंस्ट्रक्शन देखे। अब विंड की तरफ आते हैं, विंड की तरफ, ठीक है। तो विंड में अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट हमारे पास काफी हैं, ठीक है। तो विंड में आपको कोई मशहूर नजर आता है, कोई है आपके ज़हन में? चलें, वैसे इसमें कोई खास नहीं है। एफएफसी एनर्जी है, जिम्पीर। अब विंड में जब आपने मेरे सिंध कैटेगराइज करने हैं, ठीक है, सूबे कैटेगरी किस में ज्यादा है विंड? सिंध में ही होगी डेफ। अच्छा, ये सिंध में है जिम्पीर, सिंध में है जिम्पीर, ये देखें गड़ू या गाड़ू है, गाड़ू है, गाड़ू में है, ठीक है। जिम्पीर फिर हो गया, जिम्पीर सिंध, गाड़ू, जिम्पीर, ये देखें सारे उधर 11 उसी में, दो जिम्पीर गाड़ू, जिम्पीर 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 जिम्पीर, सारे जिम्पीर में है, जबरदस्त, गाड़ू जिम्पीर। आपका मसला ही हल हो गया, ठीक है। तो थर्मल विंड जो है पावर प्लांट सारे सिंध में है, और सिंध में भी कोई पूछे किधर है, जिम्पीर आपने याद रखना है, जिम्पीर और दूसरा गाड़ू, बस दो ही। जिम्पीर, जिम, जिम है, जिम से आपने जिम से याद रखना है, ठीक, जिम पीर, जिम का पीर है, एक्सपर्ट जो होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, अंडर, ये देखें जिम्पीर, जिम्पीर 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 जिम, ये देखें सिंध ने काफी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं विंड पे, ठीक। तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है, ठीक है ना। ये देखिए जिम्पीर जिम्पीर जिम्पीर, सारे जिम्पीर में, ठीक। अच्छा, अब सोलर में आ जाए। सोलर में देखें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कायदे आज़म सोलर पार्क है बहावलपुर में, ठीक है, 100 मेगावाट। 1000 नहीं हो गया, 100 है, 1000 था। गूगल करें जरा, गूगल कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी,
1000 आ रही मेरे ख्याल, ऑपरेशनल शायद 100 ही है, वैसे इंस्टॉल्ड मेरे ख्याल 1000 है, ठीक है। अच्छा, ये बहावलपुर में अगेन सोलर है, यानी पंजाब का जो वो लोअर साउदर्न पंजाब कहेंगे ना इसको, इसमें सोलर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर आप उस एरिया से हैं तो सोलर का बिजनेस भी कर सकते हैं आप, सोलर किसी कंपनी भी आप कंपनी के साथ लिंक करके खोल लें या कोई इस तरह का काम करें। किधर है? हाँ 1000 है, लेकिन फंक्शनल मेरे ख्याल कम ही है, मैंने सुना था। तो 100 मेगावाट शायद फंक्शनल, मतलब उसकी वैसे 1000 है इंस्टॉल्ड पे। अच्छा, भावलपुर में एक और है, उसके बाद बेस्ट ग्रीन भावलपुर में है, क्रेस्ट ये भी भावलपुर, भावलपुर में ये सारे, ठीक है। उसके बाद खुशाब में है एक पंजाब में, ठीक है। खुशाब में अगर आप वहां हैं, करीब रहते हैं, तो आप यहाँ इंटर्नशिप करें, ठीक है, इस कंपनी में। और हड़प्पा सोलर ये साहिवाल में है, ये हड़प्पा ये कंपनी है, इससे रब्ता करें। और साहिवाल में अगर कोई है तो ये, और ठट्ठा ठट्ठा सिंध में है, और गाड़ू गाड़ू है, देखे ना नाम, वो गाड़ू ही रखा उन्होंने, गाड़ू सोलर ये उधर के होंगे, ठट्ठा सिंध, ठीक है। तो ये आपके दो सिंध में हो गए, बाकी पंजाब में। सोलर जो है कैपेसिटी आपकी ज्यादातर, वो देखें आपने बताया कि सोलर अभी तक कहाँ कहाँ लगी है, पंजाब में और दो सिंध में, ऐसी है ना। तो केपीके में भी तो पोटेंशियल है कि नहीं? कोयटा में इतना इतना बलोचिस्तान में इतना पोटेंशियल है, इधर बलोचिस्तान है ही यार, ये देखो ना, इस तरह इससे अंदाजा लगाएं कि बलोचिस्तान में कितना सोलर पोटेंशियल है, किसी ने उस पर तवज्जो दी है? यू कैन इमेजिन कि बलोचिस्तान में तो इतना सोलर का पोटेंशियल है, तो बलोचिस्तान इधर लिस्ट में है ही कोई नहीं। तो सोलर प्रोजेक्ट्स तो लगने चाहिए ना, तो गरीब लोग फिर क्या करेंगे, धमाके ही करेंगे ना, और क्या। जी 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 जी। किस जगह पे? हतार, अच्छा इस साइड पे, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, असल में ना ये जो डिस्कोस है ना, डिस्कोस का ये मैं एक एक्सियन है इधर, उनको हम एक सेशन भी कोशिश करेंगे, रखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब है, वो आइस्को में एक्सियन है। वो कह रहे थे कि जिस तरह आइस्को है ना, जिन्होंने जो नेट मीटरिंग है, सोलर की नेट मीटरिंग, उसकी इजाजत तो दे दी है। अब उससे होता ही है कि लोग घर में बिजली अपनी बनाते हैं, और फिर एक्स्ट्रा एनर्जी, कईयों ने तो ऐसा, हमारे भी इधर मैं जानता हूँ कि उन्होंने अच्छा खासा उधर छत पे लगा दी है, उनका तो नेगेटिव में बिल आता है। यानी वो मकरूज है, वापदा मकरूज है उनकी, समझ रहे हैं ना। अब वो इस, अब उनको फिर वो क्या करें, वो उनको उनकी कंपनियां ये बंद हो जाएंगी, ये डिस्कोस जितनी भी है ना, फिर ये अगर इस तरह का काम रहा तो ये, अब इनका कोई वायबल मॉडल ढूंढना है कि भाई उनको विन विन सिचुएशन जो इसको कहते हैं ना, वो अभी नहीं मिल रही। सोलर लगाने से उनको लॉस हो रहा है, पता नहीं कितने वो मुझे वो फिगर भी बता रहे थे कि इतना लॉस होता है आइस्को को, आइस्को इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को, सिर्फ ये सोलर नेट मीटरिंग करने से। तो वो ये है कि ये इशू भी है। बहरहाल इधर मुझे बलोचिस्तान ना देख के ना बड़ा अफसोस हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन, अब अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया है, चले लिया किधर है, पंजाब में ही है ना? हाँ पंजाब में है। अच्छा, उसके बाद सिंध में है, सखर में लग रहा है, देखे ना, सखर में इन्होंने शुरू किए हैं सिंध में, ठीक है, सखर में लिया पंजाब में, अभी भी बलोचिस्तान नो। अच्छा, बायोमैस में देखें, बायोमैस में रहीम यार खा लगा हुआ है, ठीक है, रहीम यार खा, ठीक है, दो तीन ये हो गए, चिन्योट में लगा हुआ है, मुजफ्फरगढ़ में है, रहीम यार खां है, लिया है, मियाँ वाली है, फैसलाबाद है, ठीक है। ये 9 है। तो आपने इससे अंदाजा लगाया कि हमारी जो बायो गैस है या बायोमैस है, ये सिर्फ पंजाब में, हालांकि सिंध में और जगह पे भी भैंसे तो हर जगह, मतलब जब वैसे ये तो पंजाब में ज्यादा है, तो लेकिन ये बाकियों में पॉसिबिलिटी है ऐसी है ना। तो ये पंजाब में है अभी, तो इसका भी यानी अभी पोटेंशियल, हम बाकी जगह पे भी इसका पोटेंशियल है, यानी इससे आप अंदाजा लगाने पोटेंशियल भी है, तो ये प्रोजेक्ट इसमें लग सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की एनर्जी सिचुएशन देखें तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, 30 और एन क्या है, इसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहेंगे ना। तो नॉर्थ और ईस्ट 30 और 70 पे हमारा ग्लोबल पॉपुलेशन हमारी 22 करोड़, 22.5 करोड़ हो गई है, ठीक है। और ये 2040 की प्रोडक्शन है, प्रिडिक्शन है, 40 की या 30 की, 30 की है कि 100 करोड़ हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए रूरल पॉपुलेशन हमारी, रूरल एरिया में जो दही इलाकों में रहती है वो 63% है, समझ रहे हैं ना, यानी डबल है अर्बन से, डबल हमारे रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, ठीक है, 2021 के मुताबिक। और जो इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस है वो 75% लोगों के पास है 2020 के हिसाब से। तो यानी 25% लोग अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर है, यू कैन इमेजिन, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा, फॉसल फ्यूल्स एनर्जी कंजप्शन, फॉसल फ्यूल्स जो थर्मल
और वो बायोगैस सारा कुछ आ जाएगा। तो वो आपकी 61% है 2014 के मुताबिक है। ठीक है, तो अब हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कुछ चीज़ हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये क्या हुआ है, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या चक्कर है? अच्छा ओपन हो गया। ये आवाज़ आपको कैसे आएगी? Pakistan faces power shortages आवाज़ क्यों as आएगी? it works to grow its economy and end poverty. Up to 50 million people lack किधर भाई? access to grid electricity, and those ये फिर आवाज़ connected कब क्या करते face हैं? frequent outages. Pakistan ranks 115th खरीद की नहीं? among 137 countries for reliable electricity. नहीं आएगी ना? A new World Bank report क्या करूँ? shows how power sector inefficiencies harm businesses and consumers. In 2015, distortions in Pakistan's ये power आगे ये कुछ sector बता रहे हैं हमारे cost the पाकिस्तान के economy और थोड़ा the सा नेशनल equivalent एक्टिविटी of के हवाले से। 7% of GDP, that's $18 billion a year. The report sheds new light by analyzing distortions in the entire power supply cycle, हाँ ये all लेक्चर the में way पूरा। from upstream fuel supply to power generation, transmission, distribution, and to consumers. Problems begin upstream, where gas underpricing encourages waste and reduces incentives for gas production. More than 14% of gas is lost in transmission and distribution due to lack of pipeline maintenance and theft. Resulting gas shortages cause idle plants and power outages. Public power plants use 20% more gas per unit of electricity produced than private plants. Poor infrastructure, faulty metering and theft cause the loss of almost one-fifth of generated electricity. Constant blackouts deprive families of power and cripple businesses. Electricity sector reforms should be a top priority and can quickly yield major economic gains. If well designed, reforms will directly benefit the poor by increasing access, improving reliability, and reducing cost and emissions. Learn more at worldbank.org/in-the-dark. इसके अंदर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर हम लिखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 यूएन, तो अगर हम इसको सर्च करें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिजनेस ये जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। ये देखिए ये वाला, जब आपके ठीक है? बच्चे का स्कूल में तालीमी साल ख़त्म होता है तो उसको एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है जिस पे उसकी पूरे साल की कारकर्दगी दर्ज होती है, यानी किस एरिया में अच्छा परफॉर्म किया, किस में बुरा परफॉर्म किया, जो टारगेट्स थे अचीव किए या नहीं किए, इनफैक्ट पास हुआ या फेल। बिल्कुल इसी तरह जब हुकूमत का माली साल ख़त्म होता है तो वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड आवाम के सामने पेश कर देती है। तहरीक इंसाफ हुकूमत का तीसरा माली साल 30 जून को कंप्लीट हो रहा है और इसका रिपोर्ट कार्ड, जिसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, आज जारी कर दिया गया है। इस पर नज़र डालने से पहले हम ये देखते हैं कि जब ये हुकूमत बनी थी 3 साल पहले, इसको सबसे बड़ा मसला क्या था, क्योंकि उसी तनाजुर में हम इसकी जो कारकर्दगी है उसका फिर जायज़ा लेंगे। 2018 में जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था उसके लिए वो ट्विन डेफिसिट था, यानी दोहरा खसारा। एक तरफ बैरूनी खसारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है और दूसरी तरफ बजट डेफिसिट था। करंट अकाउंट बेसिकली। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन पाकिस्तान आप देखें तो ये देखें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो मैंने बता दिया कितने हैं। आप देखें अगर 75 है तकरीबन 25% विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो 51 मिलियन बनते हैं। कितने बन गए? 5 करोड़। 5 करोड़ लोग जो है अभी भी बिजली के बगैर रह रहे हैं। अच्छा, और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन 75% तकरीबन है, उसमें अर्बन जो है 90% है। इन 10% स्टिल अर्बन में भी बिजली नहीं है और रूरल में 40% तकरीबन नहीं है। 61 है तो 40%, 39% रूरल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और पॉपुलेशन 105 मिलियन जो है ना वो ट्रेडिशनल बायोमास जो है गोबर से या इस तरह मतलब
तो उससे देखें ये 105 मिलियन तकरीबन 10 करोड़ बनते हैं ना, 10.5 करोड़ लोग जो है वो इस तरह रह रहे हैं। और इसके अंदर देखें अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 2011 की है, पाकिस्तान पॉपुलेशन विल राइज टू ओवर 100 करोड़, 100 मिलियन 100 करोड़ ही हो गए 2030 में, ठीक है। अब 8 साल के बाद ये 100 करोड़ में जाएगी, ऐसी क्या? अच्छा ये 10 करोड़ है, सॉरी 10 करोड़, अच्छा हाँ राइज 10 करोड़, सॉरी ठीक है, थैंक्स थैंक्स। तो 10 करोड़ बढ़ेगी तो 32 हो जाएगी, ठीक है, 8 साल बाद 10 करोड़। Rising from among the top 10 to being among the top 5 countries with the highest proportion of population without access to modern energy। तो यानी आप टॉप 10 से 5 में आ जाएंगे उन लोगों के जिनके पास एक्सेस मॉडर्न एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी को कह लें दूसरे लफ्जों में, या सोलर विंड कह लें, हाइड्रो, वो नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी अब थोड़ा सा रह गया बस। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन पाकिस्तान, अब अगर आप देखें इसको थोड़ा देख लेंगे, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में इन्वॉल्व हैं ये आपको पता होना चाहिए, पूछ ही लेते हैं ना, वापदा डिस्कोस और क्या एनटीडीसी एनपीसीसी, मतलब इस तरह की चीजें ये किधर किधर फॉल करती हैं वो सारा। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट अनबंडल्ड एट द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट इज बंडल्ड एट द ट्रांसमिशन पॉइंट। नेशनल एनटीडीसी जो है इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच, बस इनका ये जनरेशन का कोई नहीं। दिसंबर 2006 देयर आर 16 आईपीपीजी, 16 आईपीपीज। आईपीपीज क्या होते हैं? 2006 की बात है, पुरानी, अभी तो बहुत ज्यादा होंगे। अभी जरा गूगल करें जरा आईपीपीज कितने हैं, नंबर ऑफ आईपीपीज इन पाकिस्तान लिखे जरा। 16 आईपीपीज 2006 के हिसाब से, बड़ा पुराना है ये तो। हाउ मेनी आईपीपीज इन पाकिस्तान ये लिख के जरा बताना जरा। अच्छा अब आप देखें तो आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्लांट इसको कहते हैं ना, जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट जो बिजली पैदा करते हैं और देते हैं, ये जिसको कितने 38 हो गए, 16 नहीं है फिर आप 38 हो गए, ठीक है, 38 हो गए अकॉर्डिंग टू 2022। 42, अच्छा चले 42 कर देते हैं, ठीक है, ये 42 हो गए, 42 है, ठीक है। और सितंबर 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 2 कितने, ठीक है। अच्छा अब ये एनटीडीसी हो गया, उसमें देखें जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी है जनरेटेड बाय द स्टेट ऑन वाटर एंड पावर वापदा, तो जनरेशन जो है वो वापदा के पास है, ठीक है। तो जहां जहां जनरेशन होती है, और दूसरा प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स, इसको आईपीपीज कहेंगे, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स, पीपीपीज भी इसको कह देंगे जो। तो ऑल ऑफ विच ऑपरेट विद इन दी वन सिस्टम अंडर दी पेपको। पेपको नाम सुना हुआ है ना आपने? तो पेपको आपको पता होना चाहिए कि पेपको क्या था, पेपको, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ विच ऑपरेट विद इन दी वन सिस्टम अंडर दी पेपको, पेपको के अंडर ये सारे काम करते हैं। वो अलग है वैसे, कराची इलेक्ट्रिक जो है वो अलग है ना, वो इंडिपेंडेंट, वो प्राइवेटाइज भी की हुई है ना, वो काम बड़ा अच्छा कर रही है वैसे, लेकिन उन पे इल्जाम काफी लगते हैं कि बारिश आई थी इतने मर गए इधर, लेकिन वो एफर्ट कर रही, वो आए थे ना एक दफा इधर, इधर आए थे, बल्कि आपके साथ मिले थे, पेपको वाले आए थे ना इधर, उन्होंने जब स्टोरी बताई थी बड़ी मोटिवेशन थी कि यार वो बड़ा काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन वो इधर वो उनकी वो पजीरा ही नहीं हो रही थी। अच्छा जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन है, द स्टेट ऑन नेशनल ट्रांसमिशन, एनटीडीसी जो है ये ट्रांसमिशन है, कंट्री में जहां भी ट्रांसमिशन है वो एनटीडीसी के पास है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10 कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिसको डिस्कोस कहते हैं, डिस्को डिस मीन डिस्ट्रीब्यूशन, सीओ मीन कंपनीज, एस, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब इनके नाम इधर नहीं लिखे हुए, आप डिस्कोस लिखें जरा गूगल पे और सबके एक तरह नाम बता दें, एक एक करके बताएं, पहला क्या है? अच्छा पहला आइस्को हो गया, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। दूसरा मैपको, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। लेस्को लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई, फैक्सको फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। कैपको कोट अद्दू, वो तो पावर, गूगल करो यार देखो कैपको आती नहीं। अच्छा फैस्को के बाद अगली कौन सी है? हैस्को, हैस्को हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। और कौन सी है? पेस्को, हाँ पेस्को शावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी।
1 2 3 4 कितनी होगी ये? हाँ कैस्को, एक मिनट इसको पूरा भी कर लें। अच्छा, कैस्को कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ठीक है। अच्छा कौन सी है? सेपको, सियालकोट। सेपको कौन सी है? अच्छा सक्खर, हाँ सक्खर है ये, ठीक है, सियालकोट नहीं सक्खर, ये भूल जाएगा सक्खर। अच्छा आगे, लेस्को हो गया, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। टेस्को, वो कौन सी है? कौन सी? ट्राइबल, अच्छा टेस्को बन गई है, टेस्को टेस्को ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल लिखा हुआ है ना, ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ठीक है। अच्छा और एक रह गई है, एक रह गई है, 10 है ना। टेस्को है ना मेरे ख्याल में, कोट अदू है मेरे ख्याल में, ठीक है, आप कंफर्म कर लें। जनरेशन की है, आप लिखे जरा गूगल पे, लिखे जरा मुझे बताएं अद्दू क्या है। हाँ गुजरावाला गैप को, गुजरा वाला ना, ये फिर कोट अब्दू नहीं होगी मेरे ख्याल में। ये ये जरा कंफर्म करके क्योंकि मुझे बताएं, क्या करें। के इलेक्ट्रिक अलग है, ठीक है, के इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक जो है वो अलग से है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ कराची उस रीजन में उसको कवर करती है, ठीक है। अच्छा वैसे कराची वाली के इलेक्ट्रिक उन्होंने कहा था कि हम इनसे इंपोर्ट भी करते हैं, वापडा से लेते भी हैं, और इनको अगर एक्स्ट्रा हो तो वो ये काम भी करें। अच्छा, जनरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, आप देखिए जनरल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, ये मिनिस्ट्री होती है ना वाटर एंड पावर। अभी कौन है मिनिस्ट्री का, जरा गूगल करें, मिनिस्ट्री एंड वाटर और पावर का कौन है मिनिस्टर, और उनका सेक्रेटरी कौन है, जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल सेक्टर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी रेगुलेशन, ठीक है। अब देखें जरा कौन है मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर पाकिस्तान। अच्छा आप देखें इस मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे ये 3, ठीक है, बल्कि मिनिस्ट्री के अंडर ये सारे आ रहे हैं, देखिए पहला एक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 है, ठीक है। तो अब आप देखें कौन है, खुरम दस्तगीर है, खुरम दस्तगीर मुस्लिम नून का होगा ना, नून का है? फेडरल है, नून लीग का ही होगा ना, खुरम दस्तगीर। अच्छा इसके वो नीचे कौन है जो सेक्रेटरी, जो राशिद, अच्छा ठीक है, तो खुरम दस्तगीर है अभी, ठीक है। अच्छा अब आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ पावर के नीचे, आप देखें ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है इसके नीचे आ रहा है, अब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर है जिसके अंडर क्या आता है, AEDB, अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। इधर ये CPD एक्टिविटीज भी करवाते हैं, वैसे ये वेबसाइट पे इनके साथ लिंक रहे, इनके पास काफी अच्छे टूल्स हैं, वर्कशॉप करें ना तो काफी इनके पास टूल्स होते हैं, ये वर्कशॉप करवाते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाते हैं, तो ये आप इसको अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी अच्छा है। इधर भी कई इंजीनियर्स आप लिंक्डइन में भी देखें अगर, तो कई आपको नजर आएंगे जो कहेंगे कि मैं इधर AED में वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा वो रहा है। अच्छा वापडा हो गई, ये भी उस मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगी, ठीक है, और दूसरा क्या, इनरकॉन, ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर इनटू नीका, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये मिनिस्ट्री के अंदर ये चीजें आ गई, उसके बाद देखिए कैबिनेट कमेटी और एनर्जी भी होती है, CCE है एक, NPCC इसको कहते हैं, NP, ये तो मशहूर आपने सुना हुआ है ना, इस्लामाबाद में ना, NPCC, ओ सॉरी, अच्छा NPCC, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद में, ये सारा वो मैनेज कर रहे होते हैं, कहाँ लोड शेडिंग करवानी है, ये सारा पूरी पिक्चर इनके सामने आ रही होती है, वो स्क्रीन लगी होती है बड़ी सी, और इसमें जितने भी इंजीनियर्स जाते हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर फोन करते हैं, गाजी बरोथा करेंगे, तरबेला उधर कितनी कट ऑफ करते हैं, उनसे डिस्कोस से रब्ता, और उनको फोन करके ये बताएंगे कि यार यहाँ इस वक्त आपका ओवरलोड है, फ्रीक्वेंसी का ये इशू है, ये सारा मसला, वो फिर आपका इसको कवर करेंगे। अच्छा उसके बाद नेपरा है, नेपरा देखें तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिस्टिंग एंड रेगुलेटिंग दी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सबको रेगुलेट करने के लिए ये है। अच्छा सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी, ये थोड़ा कभी नाम नहीं सुने, चलो मेन मेन जो सुने हैं वो याद रखें ना, द क्लियरिंग हाउस फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सेल परचेज का काम जो करना है। अच्छा इसके बाद PPIB भी है, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो IPPs है, और फिर हमारे जो ये जो गवर्नमेंट के इदारे, इनको सबको लिंक करना है यहाँ, तो ये इसका काम है, ठीक है। ये था हमारा, ये सारे कुछ क्वेश्चन है, अगर आप देखें वैसे ही देख लें,
नेम द 3 मेन सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन पाकिस्तान। कौन कौन से होंगे मेन सोर्सेज? आपसे कोई 3 पूछ ले, कौन कौन से होंगे? वेरी गुड, हाइड्रो, फॉसल फ्यूल्स वो सारे थर्मल वो जो सारी, और न्यूक्लियर 5% और रिन्यूएबल से 4%। ठीक है, ये चार चार में आप कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और कंजम्पशन क्या है 2022 में? तो जुलाई अप्रैल में 2022 में 11% इंक्रीज हो गई है और पहुंच गई है 41,557 मेगावाट। ठीक है, पहले 37,000 थी, अब 41,000 है। ठीक है, थोड़ी चेंज होती रहती है, सर्दियों और गर्मियों में भी थोड़ा फर्क पड़ता है। इस वक्त आपकी 41,000 मेगावाट। ठीक है, पिछले साल से कितनी बढ़ी है भला? नहीं यार, 37 से 41 हुई है, तो तकरीबन 4 मेगावाट बढ़ी है। तो वो परसेंटेज लिखिए ना, 4,000 मेगावाट हमारी पिछले साल से बढ़ी है। ठीक, अच्छा लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट किधर है पाकिस्तान में? सिंध में 640 मेगावाट का। और हाइड्रो पावर प्लांट सबसे अच्छा लार्जेस्ट, अच्छा ये सारे जो लार्जेस्ट में पाकिस्तान के बता रहा हूँ ना, इसके साथ साथ मुझे वर्ल्ड का भी बताएं जरा, कोई जरा सर्च करें थर्मल पावर प्लांट, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन वर्ल्ड, और उसका किस कंट्री में है, जरा उसका भी लिख लेते हैं। ये भी थोड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन। लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, जरा बताएं। वैसे बता दें, चले बाद में लिख लेंगे, वैसे बता दें, जरा सर्च करें लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन, वर्ल्ड वाइड लिख दें। ठीक है, ताइवान में, वेरी गुड, ताइवान, ताइवान में या चाइना में? ताइवान में है, लेकिन चाइना वाले उसको अपना ही समझते, लेकिन है बोला तो ताइवान चाइना। अच्छा, अच्छा उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट, वेरी गुड, उसका नाम क्या है? नहीं नहीं, वो हाइड्रो पावर प्लांट का पावर प्लांट कौन सा? थ्री गार्जियस, वो कौन सा है? इससे डैम भी पता चलेगा, डैम कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा डैम कौन सा? हमारा लार्जेस्ट डैम तरबेला है, और वर्ल्ड का कौन सा है? वर्ल्ड में चाइना है। थ्री गॉर्जियस, हाँ थ्री गॉर्जियस है, गॉर्जियस कोई पूछ ले, थ्री गॉर्जियस डैम उनका बड़ा है सबसे। ठीक है, वर्ल्ड का है ना सबसे बड़ा, चाइना में। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हाइड्रो पावर प्लांट चाइना में वो कौन सा, उसका नाम क्या है? चाइना का जो है लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट, उसका नाम भी लिखा होगा। ए बंदा देना, साहिब का प्रेसिडेंट है, देख रहा जल्दी काम कर। थ्री गार्जियस डैम, अच्छा उधर ही जो पावर प्लांट है थ्री गार्जियस। ठीक है, अच्छा अच्छा उसके बाद देखें आगे चले, आपका तरबेला डैम, चले ये होगी, इसकी कैपेसिटी है 4,800, 5,000 होगी, अब 1,400 एक्सटेंशन 4 में ऐड हुई है, एक्सटेंशन 5 में मजीद ऐड होगी तो वो और बढ़ जाएगी। अच्छा क्या कह रहे हैं? अच्छा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर कौन सा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपका है सबसे बड़ा, वो कैनब में है, कराची वाला है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी देखें जरा कितनी है, 1100 थी, हाँ यस। अब आप वर्ल्ड का बताएं मुझे, वर्ल्ड का किधर है, किधर है, किधर? साउथ कोरिया में, अच्छा साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और एक साउथ, साउथ कोरिया में मेरे स्टूडेंट जाते रहते हैं, कोरिया। अच्छा साउथ कोरिया में है, कितनी कैपेसिटी है उसकी? कैपेसिटी लिखी है 7489 मेगावाट। ठीक है, ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है साउथ कोरिया में। ठीक है, अच्छा अब सोलर पावर प्लांट लार्जेस्ट कौन सा है? हमारा तो कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट है, 1000 वाला है ना, 1000 मेगावाट। लेकिन वर्ल्ड का कौन सा है जी? इंडिया का? बस वो लार्जेस्ट के बाद जो वो एक वर्ड डिलीट किया करें, उसकी जगह सोलर लिख दें बस, कभी वर्ल्ड लिखे इस तरह। कौन सा है, किधर है? अबू धाबी, पक्की बात है, अबू धाबी। ठीक है, कितना है? अबू धाबी में सबसे बड़ा है, कितना है? गूगल नहीं बता रहा यार, ये सोलर सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट किधर है?
कितना है, कितने कैपेसिटी है? 938 मेगावाट। अच्छा 938 है मैक्सिमम अभी सोलर की आई, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट पाकिस्तान में जो है ये तो जिम्पिर विंड तो हमारा जिम्पिर ही है ना, और थत्था में है। और इसमें आप मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड का कौन सा है? ये 100 मेगावाट। जी क्या नाम? हाँ GANSU कांसू। ये किस जगह पे है? अच्छा चाइना में है ये, चाइना। कांसू चाइना में है। कितनी है इसकी कैपेसिटी, कितनी है? गांसू चाइना, ठीक है। 20 गीगावाट, ठीक है। 20,000 मेगावाट ऐसी है ना। तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा है 20,000, हमारा 100 है मैक्सिमम। तो वो 120,000 मेगावाट, ठीक है। तो ये हमारा एंड हो गया।